हमारे में ऐसा है कि जब हमने ऑल्टो का नाम लेना तो हमने ऐसे लेना लॉर्ड ऑल्टो, हाथ ऊपर होना चाहिए। सामने से 15-20 बंदे भागते आ रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए, आपको लग रहा है मुक्के बरसे, चुपचाप ऐसे बैठ जाओ। टेक करने के बाद 6 महीने फ्री में काम करना था एज अ ट्रेनी, तो ये मेरी जॉब थी। सैलरी कमानी थी ना, उतनी मैं पूरा उम्र में उतना मैं 1 साल में कमा के बैठा हूँ। आज का बचपन ऐसा बीत रहा है, उनके पास यादें ही नहीं रहेंगी। जो आपका नेपाल में एक्सीडेंट हुआ था उसके रिलेटेड ऐसा होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है ना, कभी भी छोटी गाड़ी वाली गलती नहीं मानी जाती। मैं जिस रूम में था उस रूम की खिड़कियां लॉक थी, ताले लगा रखे थे बड़े बड़े कि खिड़की से कूद के ना भाग जाए। सो हु इज साहिबा फॉर जट प्रभजोत? ऑडियंस को वैसे अब तक पता होगा ही शायद, बट हम बता भी देते हैं कि आपका और साहिबा का तो वक्त बताएगा, ये जट प्रभजोत बताएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। जो हमारे आज के गेस्ट है, उन्होंने इंडिया की मोटो व्लॉगिंग एंड लाइफस्टाइल व्लॉगिंग सीन पे अपना एक बहुत बड़ा मार्क छोड़ा है। सो प्लीज वेलकम माय वेरी डियर फ्रेंड मिस्टर जट प्रभजोत। हेलो 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 सबको हेलो, जितने बंदे देख रहे हैं मेरी तरफ से सबको हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जोन सी भाषा में उनको समझ आता है सबको हेलो है। और भाई कैसा रहा आपका सफर यहाँ तक, कैसा लग रहा है? और आज आप हमें दिल्ली में मिल कैसे गए? दिल्ली में एक्चुअली आज मेरा सीन था जयपुर जाने का, लेकिन वो होता है ना कि कुछ हमने वो दी होती हैं कि प्रोमिस किए होते हैं, तो आपको प्रॉमिस किया हुआ था आज के दिन का, नहीं तो अगर प्रॉमिस ना होता तो आज मैं जयपुर होता। मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच भाई, सो स्वीट ऑफ यू। प्यार है तो। आई जस्ट होप हमारा पॉडकास्ट एपिसोड इतना अच्छा है कि आपको लगे आपका प्रॉमिस वर्थ इट रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपके यूट्यूब चैनल का नाम जट प्रभजोत है, पर आपका नाम प्रभजोत सिंह है, तो ये जट कैसे आगे ऐड हुआ? एंड आपके घर का नाम क्या है? मम्मी पापा प्यार से क्या बुलाते हैं? मम्मी पापा हमेशा मेरे को प्रभजोत ही बुलाते हैं, लेकिन घर पे जो मेरी बुआ है उन्होंने बचपन में, मेरा नाम वाला जो छोटा ही था तब उन्होंने मेरा नाम शैंकी रखा था, लेकिन हाँ मम्मी को ठीक ठीक लगता था नाम। मम्मी कहती थी कि प्रभजोत, शैंकी का मतलब है शरारती, वो ज्यादा। और ऐसा बोला जाता है जो इंसान का नाम होता है ना, वो धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है। वो नाम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, धीरे धीरे वो वैसी हरकतें। तो मेरी मम्मी को शैंकी नाम इतना पसंद नहीं था, प्रभजोत ज्यादा। प्रभजोत मतलब प्रभु की जोत, तो मेरी मम्मी को प्रभजोत बोलना ज्यादा पसंद था। और बाकी मेरे जितने रिलेटिव दोस्त यार सारे मेरे को शैंकी बोलते थे। बाकी रही जट की कहानी, तो मैं कॉलेज में था, मैंने पॉलिटेक्निक करी 10th के बाद, 3 साल पॉलिटेक्निक करी। और उसके बाद जब मैं बीटेक में गया तो मेरा सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन हुआ था। और जब मैं शुरुआत में गया ना 10th के बाद सीधा कॉलेज में चला गया, तो आइडिया नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब देखा। फिर उसके बाद जब क्लास में बहुत शांत रहने लगा मैं 3-4 दिन शुरुआत के, उसके बाद क्या हुआ, एक लड़की थी वहीं पर, तो मतलब वो फेस रीडिंग आती थी उसको, उस लड़की को जैसे कईयों को आती है, उसने उस पर स्टडी वेडी कर रखी थी क्या था। तो मैम ने मेरे से पूछा कि भाई ये लड़का बहुत शांत सा रहता है, क्यों, मतलब क्यों चुप रहते हो? तो उसने मतलब भाई क्लास में ही कह रही जब ये बोलने लगेगा ना तो कोई नहीं बोलेगा। अच्छा। तो ऐसा ही हुआ 4 दिन बाद, जब मैं फिर अपनी फॉर्म में आया, भाई एकदम बातें चल रही हैं, तब नए होते ना ग्रुप बनते हैं, तो ऐसा हो गया था 6 महीने में तो कि 4-5 अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, एक कहता मेरे ग्रुप में, एक कहता मेरे ग्रुप में, मतलब सबको ही ऐसा था कि हाँ भाई ये बंदा बढ़िया है, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद अपना थोड़ा लड़ाई झगड़ों में नाम होने लग गया, और फिर जब लड़ाई झगड़ों में नाम होता है तो अपने आप ही जट या जाट जुड़ जाता है अपने साथ ही। तो कॉलेज में मैं बहुत ज्यादा वाला शरारती तत्व नहीं होता कि नाम से हर टीचर को पता कि भाई इस क्लास में प्रभजोत नाम का बंदा है, और वो इतना शरारती तत्व क्लास में नहीं मिलेगा, कैंटीन में मिलेगा, कॉलेज के बाहर मिलेगा, लेट आएगा लेट जाएगा, लेकिन पढ़ाई में भी होशियार था, ऐसा नहीं था। मेरे सारे दोस्तों की बैक थी, मेरी एक भी बैक नहीं थी। अच्छा। 3 साल में कंप्लीट होती, मैंने 3 साल में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, तो वहां से मेरे को ये जट नाम मिला। पहली लड़ाई हुई, लड़ाई भी छोटी मोटी होती थी वहां पे, होती रहती थी। कॉलेज में तो पता है जब नए नए जाते तो जोश होता ना कि हाँ भाई तूने फालतू बोला, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, तो वो वैसे वाला हाल हो जाता था। तो उसके बाद मेरा नाम इतना हुआ तो उन्होंने अपने आप ही मेरे को जट बोलने शुरू कर दिया। मेरे को अभी भी अगर मेरे कॉलेज जाओगे ना, जट से बुलाओगे तो मेरे को जानते हुए प्रभजोत होगा वो। अच्छा, तो कॉलेज के टाइम से ये नाम है? कॉलेज के ये यूट्यूब से नाम मैंने नहीं उठाया, मेरे पास जितनी भी चीजें है ना सारी मेरी लाइफ से रिलेटेड ही है, तो ये नाम मैंने यूट्यूब के लिए स्पेशल नहीं डाला था। वहां मेरे को प्रभजोत नहीं बोला जाता था कि हाँ भाई क्लास में जट आया नहीं आया, आज फोन पे ही बात होती है, हाँ भाई जट आया नहीं आया, कहाँ मिलेगा, कैंटीन में मिलेगा। तो ऐसे ही वहां से पढ़ता हुआ आया। जब चैनल बनाया, सबसे पहले मेरे चैनल का नाम भी ट्रैवलर एंड फूडी मैन डाला था मैंने। अच्छा, चैनल का नाम चेंज हुआ था बाद में? हाँ, मैंने 8-9 वीडियो के बाद चेंज करा था। अच्छा। तो मैंने ट्रैवलर एंड फूडी बैंड डाला। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ट्रैवल तो करता ही हूँ, खाने पीने का शौक है, ये डालता हूँ। 8-9 वीडियो के बाद मेरे को एहसास हुआ कि लोग मेरे को जानेंगे भी, तो नाम कहाँ है मेरा इसमें, इसलिए मैंने नाम को चेंज करके प्रभजोत सिंह डाला। फिर मेरा प्रभजोत सिंह में वो इफेक्ट नहीं आ रहा कि सामने वाला देखे तो
भाई प्रभजोत सिंह आ गया है, हम उससे मिल रहे हैं, ये हुआ है। तब ये नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन वो दिमाग में चलता रहता ना, इंसान बहुत कुछ सोच लेता दूर तक। तो मैं सोचा नहीं भाई, फिर मैंने आगे जट लगाया, पीछे प्रभजोत लगा, फिर वही सेट कर दिया। और आपका मैनिफेस्टेशन सही निकला, आज इतनी पूरे इंडिया के इतने लोग आपको फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये बात से मैं 2 चीजें समझ रहा हूँ। पहले शैंकी नाम सही था, शरारती तो आप हो। वो तो मैं हूँ बिल्कुल। और दूसरी चीज जो मैं समझा कि आप कॉलेज में पॉपुलर किड थे अपने टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल थे। कॉलेज हो, स्कूल हो, हर जगह। तो ये चीज आपको लगती है कि वो टाइम पे जो कॉन्फिडेंस आपको मिला था, वो कॉन्फिडेंस ही आज कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ट्रांसलेट हुआ है? बिल्कुल, बहुत बहुत फर्क पड़ता है इससे। कॉन्फिडेंस होना इंसान के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप घर से बाहर निकलते हो। मैं ऐसा बच्चा हूँ कि मैं बचपन से ही बाहर बच्चों के साथ खेलना, फिर 10th के बाद कॉलेज में चला गया, 3 साल मैंने वो करा पॉलिटेक्निक, उसके बाद मैंने 3 साल की इंजीनियरिंग करी, फिर 7 साल मैंने जॉब करी अलग अलग ऑफिस में। तो इतने सारे बंदों को देखा, उनसे बातें करी, उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो गया कि मेरे को बड़े बाजार में भी खड़ा कर दोगे ना कि भाई बाजार में बहुत भीड़ है और वहाँ व्लॉग बनाना है, कुछ करना है, तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात से मैं भी एग्री करता हूँ, बिकॉज आपको पता है कि मैं भी बिजनेस में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंसान कॉन्फिडेंट है ना, तो बहुत बार कभी कभी थोड़ा अंडर स्किल्ड भी हो बट कॉन्फिडेंट हो तो काम निकल जाता है, बिकॉज सामने वाला आपको ट्रस्ट कर लेता है कॉन्फिडेंस देख के। बिल्कुल सही बात। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड भी है या बहुत ज्यादा स्मार्ट है बट कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो नहीं उतना अचीव उतना अच्छा नहीं कर पाते। अब ये पता नहीं है हैप्पी रियलिटी है, सैड रियलिटी है, बट ये रियलिटी है। और ये तो जितने बंदे देख रहे हैं, हम उनको भी कहना चाहेंगे कि कोई भी काम करो ना, एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, रास्ते में आपको पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं ना, अगर आप पहले ही डरे डरे रहोगे कि ऐसा है वैसा है, हमें भी कभी बहुत बार पकड़ते हैं, बेल्ट नहीं लगाई होती या कभी फोन पे बात कर रहे हैं, उनसे एकदम कॉन्फिडेंटली बात करोगे ना कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, हाँ सर हो गई गलती, फोन पे बात कर रहा जरूरी है, ये है वो, नॉर्मल बात करोगे और बाय चांस तुम झूठ ही बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी में जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा वहां दिक्कत आ गई, कॉन्फिडेंट बोलेंगे अच्छा भाई जा, तुम जहां डरोगे वो भी चलान काट देंगे। तो ऐसा मेरे साथ होता रहता है। नहीं बट सही बात है, आई 100% एग्री। तो आपने बताया आप कॉलेज में इतनी मारपीट करते थे, झगड़े करते थे, तो क्या ये कोई पर्टिकुलर लड़की के लिए करते थे, उसका दिल जीतने के लिए, या कुछ? नहीं ऐसा नहीं था। बेसिकली हुआ क्या था, मेरा झगड़ा ना हमेशा अपने बैचमेट से नहीं होता था, मतलब सेमेस्टर होते हैं ना, जैसे ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो मेरा हमेशा होता था अपने सीनियर से। और सीनियर से होता क्या होता कि एक तब तो होता था ना, चलता रहता था कि आज ये गर्लफ्रेंड बन गई, आज वो बन गई, मतलब वैसे ही जब नए नए कॉलेज में जाते हैं, तो मैंने एक सेकंड ईयर की लड़की पटा ली थी। आप कौन से ईयर में थे? मैं फर्स्ट ईयर में था, जब गया ही था। 6 महीने बाद ही तो लड़ाई चालू हो गई थी, उसी के बाद जट नाम पड़ गया। तो 6 महीने बाद ही कैंटीन में बैठे रहते थे, बात होती रहती थी, सीनियर से भी होती थी, जूनियर से। और बाय चांस जिस मैं कॉलेज में गया ना, मैं करमपुरा रहता हूँ, मेरा पैदाइश करमपुरा में है, करमपुरा मोती नगर, तो वहां मेरे को सीनियर 3rd ईयर के मिले करमपुरा वाले। अच्छा। और फिर अपनी कोई रैगिंग नहीं, हम बन गए वहां के बादशाह, सबकी रैगिंग हो रही है, मैं उनके साथ बैठा हूँ, अरे ये फर्स्ट ईयर का ओके, इसकी कोई रैगिंग नहीं हो रही। वैसी वो थोड़ी होती है ना इमेज, यहाँ से यहाँ हो गई ऑटोमेटिक ही, यहाँ से यहाँ हो गई, उनके साथ बैठते बैठते अपनी बातचीत हुई, तो वो सेकंड ईयर की लड़की से बात हुई, थोड़ा उसका घूमना फिरना, और वो मतलब टोटा थी, कहते हैं ना कि अब लड़ाई हमेशा उसी के पीछे होगी जो लड़की अच्छी होगी ना, दिखने में सुंदर। तो भाई उसके बाद थोड़ा घूमना फिरना चालू हुआ। मेरे को सीनियर आके धमकाते थे कि भाई इस लड़के के साथ मत घूमा कर। भाई क्यों ना घूमे, तू फर्स्ट ईयर का है, वो तेरी सीनियर है, तेरी दीदी है वो। मतलब भाई दीदी कहाँ से हो गई भाई। फिर मतलब इतनी वो हो गया था कि उन्होंने मेरे को पिटवाया। अच्छा। मेरे को 4-5 बंदों ने आके पीटा मेरे कॉलेज के बाहर, और मेरे दोस्त वो दूर खड़े हुए थे, जब तक वो भाग के आए, गाड़ी में आए, मारा वारा और भाग लिए। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मेरे को 3-4 बार और पकड़ा। फिर एट द एंड मैंने उसको कह दिया, मैंने भाई सुनो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसको दीदी बोलने में, अगर वो आके बोल दे कि तू मेरा भाई है, बात खत्म। तो मुझे बोलने की जगह उसको बोल लो। सही बात है। कहते हैं हाँ ठीक है। फिर उन्होंने उस लड़की से बात करी, उसने बोला भाड़ में जाओ, क्या बात, नहीं बोलूंगी। तो बस फिर वहां से ही मेरा नाम पड़ गया कि भाई जट, चाहे मार ही खाई हो लेकिन लड़ाई तो ही है ना। फिर पहली बार मार खाई, फिर उसके बाद फिर वो तो बढ़ती रही, चलता रहा, 3-4 साल यही चलता रहा, पढ़ाई के साथ साथ चलती रही, ये भी चलता रहा। तो आपने ये तो बता दिया आप थोड़े बहुत पिटे थे, ये सब ठीक है, पर इतना पिटने के बाद एक चीज तो आदमी सीख जाता है कि झगड़े में बचे कैसे। देखो होता क्या है ना, जिन्होंने लड़ाई करी होगी, और ऐसा होता है कि लड़ाई में आपको मार भी खानी पड़ती है, आप मारते भी हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बादशाही बन के रहोगे कि आप ही मारोगे, नहीं, कभी आप मारोगे तो आपका भी कोई आएगा, वो आपको मारेगा। सही बात है। तो जब भी लड़ाई हो, मैंने ये चीज सीखी है, सामने से 15-20 बंदे भागते आ रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए, आपको लग रहा है आप मुक्के बरसेंगे, चुपचाप ऐसे बैठ जाओ। जितनी मार खानी है खा लो, अपना फेस बचाओ। फेस की वैल्यू है आज, फेस की वैल्यू है।
अपना चेहरा बचाओ, मुक्के उक्के मार के भाग जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही था, 3-4 गाड़ियों में बंदे आए, मतलब होंगे मेरे ख्याल से 12-13 बंदे। वो उतरे भाई, समझ ही नहीं आया उसके बाद। और जब मार पड़ रही तो फिर नहीं समझ में आता, उसके 5 मिनट तक होश नहीं रहता भाई। उसके सब कुछ ऐसे, वो कान में घंटियां बज रही होती हैं, जबड़े जुबड़े सब दर्द कर रहे होते हैं यहाँ वहाँ। उसके 10 मिनट बाद जब सामने से वो भागे, मेरे दोस्त है, पहले तो दोस्तों को गालियां दी, कहीं तो गुस्सा निकालना, कहाँ थे तुम, ये वो भाई गंदी गंदी उनको गालियां दी। अरे भाई हमें पता ही नहीं लगा कब मुक्के बरस गए तेरे पे, ये वो। तो मजाक तो बहुत बना कॉलेज में कि भाई पिट गया। फिर उसके बाद जब हमने मारा, अच्छा आपने भी मारा? अरे ये स्टोरी बताओ यार। नहीं, फिर हमने भी नहीं छोड़ा ना, फिर थर्ड ईयर वालों को। लेकिन हमने ऐसे नहीं मारा कि कॉलेज वाले दोस्तों को बोला मारने के लिए, क्योंकि उनके लिए भी दिक्कत हो जाती। फिर हमने अपने एरिया से, करमपुरा, वहां से सारे दोस्तों को बोला भाई लड़ाई हो गई, ऐसा वैसा। कॉलेज में तो हम नए थे ना, अपने एरिया में थोड़ी, और कॉलेज मेरे घर से कितना 20-24 किलोमीटर था। फिर वहां से लड़के बुलाया, फिर वही फील्डिंग बिछाई कि भाई इसने मेरे को मारा था। फिर सबकी धुनाई हुई, और उनको ये नहीं पता लगने दी कि मैंने पिटवाया, लेकिन सबको ये भी पता था कि मैंने पिटवाया, क्योंकि ऑफिशियली हमने कहीं नाम नहीं करा। तब फिर उसके बाद मेरा नाम पड़ गया भाई, जट ने पिटवाया होगा इनको, पक्की बात है, जट ने पिटवाया होगा। पूरे कॉलेज में फैल गया कि 3rd ईयर 2nd ईयर के लड़के पिटे। फिर वो मेरे पास आए भी, बात हुई, लेकिन हो गया सॉल्व। ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। पर ये चीज ना दिल्ली और मुंबई में थोड़ा डिफरेंट है। ये मैंने बहुत बार दिल्ली वाले लोगों से सुना है कि कॉलेज में झगड़े हो गए, लोग बुलवाए, मारपीट हुई। मुंबई में ये सब नहीं होता, मतलब पता नहीं। मैं मुंबई की लड़ाई भी देखी। जब भी मैं मुंबई जाता हूँ ना, कोई गाड़ी से, जैसे गाड़ी ठुक जाती है, तो मैंने देखा है वो दोनों गाड़ी से आते हैं बाहर, वो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसके बाद बैठते और चले जाते हैं। हाँ मतलब वो मारपीट पे नहीं आती, कुछ आते नहीं मारपीट। क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम की कीमत है। उनको पता है कि भाई जितना इससे मारपीट करेंगे, वहां जाके 2-4 हजार और छाप लेंगे। समझ गए ना? तो उनको ऐसा लगता है कि टाइम यहाँ नहीं वेस्ट करना, गाड़ी ठुक गई, ठीक तो करानी है, अब इससे झगड़ा टाइम कौन। और दिल्ली में बंदों का टाइम है, तूने गाड़ी ठोकी, पहले लड़ेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे आज क्या करना है। पहले लड़ाई करेंगे यहाँ पर, देखते कौन जीतता है, उसके बाद देख लेंगे आगे का काम गया भाड़ में, बंदे संभाल लेंगे। जब झुकने का टाइम है तब झुक जाओ, जब मारने का टाइम है तब मारो। ये ना जब झुकने का टाइम है, 15-20 बंदे, तुमने 2-3 सलमान खान भाई की मूवी देखी हुई है, तो आज मैं बताता हूँ भाई, मुंह पे मुक्के पड़ रहे हैं। नहीं, जब झुकने का टाइम है झुक जाओ, तुम्हारा टाइम आएगा, उसका वेट करो। आप भाई वन ऑफ द लेगेसी यूट्यूबर्स में आते हो, मतलब जिन्होंने यूट्यूब सबसे जल्दी चालू किया। आप हो गए, निखिल भाई हो गए, आशीष हो गया, भुवन हो गया, ये सारे। तो कैसे ये शुरुआत हुई करियर की? देखो, ये जैसे आपने नाम लिया, निखिल, आशीष, भुवन, ये सारे के सारे मेरे से 2-3 साल पुराने हैं। तो मैं जॉब करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, और इंजीनियरिंग करी थी। तो उसके बाद जब मेरी जॉब चल रही थी, घूमने का शौक मेरे को तब से ही था। तो फिर तब थोड़ा लद्दाख चल रहा था कि लोग लद्दाख जाते ही है, और मैंने सर्च करा क्या है लद्दाख, कितने दिन चाहिए जाने के लिए, ऑफिस से छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो सर्च करते ना, निखिल की वीडियो सामने आई। अच्छा। क्योंकि निखिल उस टाइम गया था लद्दाख, आई थिंक ड्यूक लेके गया था। हाँ राइट। तो फिर अब निखिल भाई से कांटेक्ट तो था नहीं कि उनसे फोन करके पूछो कि भाई कैसे गए, ये है वो है। तो फिर मैंने उनकी वीडियो देखी, मैंने देखा यार ये तो सही है, वीडियो भी डाल रखी और देखने में मजा भी आ रहा था। मतलब यार मजा भी आ रहा है और व्यूज भी है। तब ये नहीं होता था कि पैसा भी आता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं पता था, तब पैशन था। हाँ, तब ये था कि इनलिए कुछ आइडिया ही नहीं था। ये था कि बंदा गया, वीडियो बनाई अपनी यादों के तौर पे, मेरे को लगा उसने डाल दी होंगी, अब हम देख रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैंने ड्यूक 390 खरीदी, ऑफिस से बोल के गया कि भाई 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए मेरे को, कहीं जरूरी काम से जाना है। और मेरे को पता 10-12 दिन तो है ही है मिनिमम। मैं फिर पूरा घूम फिर के आया वहां से। फिर मैंने उसकी वो वाली वीडियोस डाली, और फिर मैंने कंपेयर करा कि भाई उनके तो 3-3, 4-4 लाख व्यूज थे उस टाइम पे, और मेरे देख रहे 50 बंदे, 40 बंदे। मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो गड़बड़ समझ नहीं है, लेकिन अपने को इतनी टेंशन भी नहीं थी, क्योंकि अपनी जॉब सही चल रही थी। उस टाइम पे मेरी सैलरी थी कोई 55 या 60 हजार रुपए, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी थी। हाँ, उस टाइम के हिसाब से बहुत सही थी, बहुत सही। तो और फिर धीरे धीरे मैंने स्टडी करा। और मेरी आदत है ना कि अगर मैं किसी चीज में घुसता हूँ तो उसको अच्छे से स्टडी करता हूँ, कि ये नहीं कि भाई अब ये करना है तो हाँ कर लो, चल गया ठीक है, नहीं, उसको स्टडी करूंगा कि हाँ कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। फिर मैंने देखा कि आजकल उस टाइम मार्केट की वीडियो बहुत चल रही थी। किसकी मार्केट? जो जैसे मार्केट जाते हैं, सरोजनी नगर दिखा दिया। समझ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने बनाई 2-3 वीडियो ऐसी। एक चोर बाजार की बना दी, ये चांदनी चौक वाले, और एक सरोजनी नगर की बना दी। 2-3 वीडियो, उस पे व्यूज आ गए अच्छे, 3-3, 4-4 लाख। अच्छा, तो वहां से हाँ 3-3, 4-4 लाख जब व्यूज आए तो मेरी होगी मोनेटाइजेशन ऑन। तब फिर मेरे को पता लगा, अच्छा भाई इससे हम पैसे भी कमा सकते हैं। उसके पहले पता ही नहीं था, मेरे को कुछ नहीं पता था, और ना ही इंटरेस्ट था उस टाइम। हाँ, इंटरेस्ट भी नहीं था कि हाँ इन्होंने डाली ये है वो, मतलब देखो सही इसके व्यूज कैसे आ रहे, मेरे क्यों नहीं आ रहे, कि वो लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या नहीं, वो नहीं कर रहा। मार्केट के बनाए व्यूज आए उस पे, और मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे सीधा
मेरे ख्याल से 300-400 थे, उससे 28,000 4-5 वीडियो से, मतलब ऐसा बूम मार था। लेकिन सारे मार्केट वाले आ गए थे और उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरे को तो करना ट्रैवल था। फिर धीरे धीरे मैंने उनको डाइवर्ट करा उस तरफ कि मैं ट्रैवल करता हूँ। धीरे धीरे ट्रैवल भी डाला, मार्केट भी डाला, दोनों चीजें साथ में डाली कि उनको मजा बना रहे। फिर धीरे धीरे पूरा ट्रैवल पे आ गए और फिर पता लगा हाँ भाई अभी जितनी मैं सैलरी कमा रहा हूँ उतना मेरे को यूट्यूब से भी आ रहा है, सेम हो रहा है। लेकिन मैं उतना घूम नहीं पा रहा क्योंकि जॉब जरूरी थी। सैटरडे संडे छुट्टी मिलती थी, उस दिन मैं 3 वीडियो बना लेता था सैटरडे संडे के अंदर ही, कि 1 दिन 2 दिन छोड़ के डालता रहूं। मतलब यार ये अगर मैं डेली काम करूंगा तो मैं सैलरी से डबल कमाऊंगा, अभी तो मैं खाली सैटरडे संडे कर रहा हूँ। राइट। फिर उसके बाद मैंने रिजाइन डाला और फिर मेरे ऑफिस वाले मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। हाँ कि भाई नहीं जाने दे, क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपके हाथों ही बने होते हैं कंपनी में, एक डिपेंडेंसी होती है। हाँ डिपेंडेंसी होती है, उनमें पता होता है आपने कहाँ कौन सा कोड बनाया हुआ है, कब क्या रन करना। अगर यहाँ एरर आ गई, बहुत सारे अप्रेजल मैनेजमेंट के थे, बहुत सारे थे, लीव मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बनाया हुआ था, तो कुछ भी इशू आता था, जैसे कभी किसी सैलरी फालतू चलेगी, कम चलेगी, इस बंदे को नहीं, कहाँ एरर आ रहा है, कोड कहाँ से कहाँ रन नहीं करा, तो बहुत सारी ऐसी चीज। तो उन्होंने मेरे को बोला कम से कम आप 3 महीने एक बंदे को ट्रेनिंग दोगे, उसको सारा काम समझाओगे तब जाओगे। वैसे 1 महीने का होता है नोटिस पीरियड। मैंने बोला ठीक है ओके। मैंने इस बंदे को ट्रेनिंग दी, फिर उसके बाद जॉब छोड़ी, फिर मैंने रेगुलर शुरू करा कि अब सेटल है सब कुछ, अब हम आराम से यूट्यूब कर सकते हैं। क्या बात है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है कि एक इंजीनियर की डिपेंडेंसी कितनी होती है कंपनी में, अगर वो एक अच्छा एम्प्लॉय है। बिल्कुल वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इससे ये पता चलता है कि आप अपने जॉब में भी अच्छे थे, आप पढ़ाई में भी अच्छे थे, अभी आप यूट्यूब में भी अच्छे हो। तो आई थिंक इसका एक कॉमन फैक्टर ये आता है कि आदमी का एक अप्रोच टू वर्क और एक डेडिकेशन और एक डिसिप्लिन, अगर ये तीनों चीजें है तब जाके आदमी सक्सीड कर लेता है, वो जो भी फील्ड में हो। ये एक हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस बात से। तीनों चीजें ही लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है आपके, और ये तीनों चीजें हर इंसान में होना पॉसिबल नहीं है। किसी में डिसिप्लिन नहीं होगा तो किसी में डेडिकेशन नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमी होगी। और ये तीनों चारों चीजें साथ में आ जाए ना, और सबसे मेन चीज है घर से निकलो। मैं शुरुआत से अपने जनरल स्टोर पे, मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर था क्या अभी भी है, पापा बैठते हैं, तो मैं 7th 8th क्लास से वहां पर खड़ा होता था पापा के साथ ही। और मेरे को खड़ा होना अच्छा लगता था, मेरे को होता था दोस्तों के घूमना, पापा जबरदस्ती कि इतने बजे तेरे को शॉप पर आना है और आना ही आना है। तो मैं तब से खड़ा हो रहा हूँ और मैं रोज 100 अलग बंदों से मिलता हूँ। तो हमें ऐसा मिल के समझ आने लग गया ना कि हमें पता है ये कस्टमर है, ये इतने की चीज खरीदेगा नहीं खरीदेगा। सही बात है। एक धीरे धीरे ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि हमें शक्ल देख के पता लग जाता है कि ये बंदा क्या सोच रहा है हमारे लिए, इसने करना है नहीं करना। तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कई बंदे होते हैं घर से बिल्कुल निकलते ही नहीं है, कि सीधा ही जॉब देने चले गए, फिर वो वहां पर बहुत ज्यादा वैसे परेशान होते हैं कि भाई हो नहीं रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि निकले ही नहीं ना घर से। राइट। तो मेरा मानना तो है कि बच्चा बड़ा हो रहा हो ना तो उसको घर से निकाल लो खेलना। अब तो फोन आ गए, फोन से घर वाले परेशान है, नहीं तो पहले खेलने कूदने निकलते थे। धीरे धीरे बट्टा धार होता जा रहा है, मतलब कहते हैं ना कि बिगड़ता ही जा रहा है। जेन जी के भी बाद वाले बहुत मुझे तो बुरा लगता है उनके लिए। नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमें तो 10th 11th तक तो फोन का पता ही नहीं होता था। नहीं मेरे पास 6 से था, पर आप भी उन्हीं में से हो। नहीं 6 से मेरे पास फोन था, बट ऐसा नहीं था कि मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं लॉन टेनिस भी खेलता था, मैं दोस्तों से हाँ बिल्कुल इंटरैक्ट करता था। फोन एक था कि कहीं जा रहा हूँ, किसी से कम्युनिकेट करना है, उस चीज के लिए एक सेफ्टी। और हमारे पास उस टाइम पे फोन होता भी था ना, मेरे पास 10th 11th में शायद फोन आया था, पापा ने दिलाया था। तो हम खाली फोन कॉलिंग करने के लिए या एक दो वैसे वीडियो जो इंफ्रारेड से भेजते थे हम उस टाइम पे, ब्लूटूथ से भेजते थे, म्यूजिक शेयर करते थे। ये एयर ड्रॉप वगैरह तो अब आया, वो शेयर करा, म्यूजिक सुन लिया, बस उसके लिए फोन ज्यादा यूज ही नहीं होता था। और वो छोटी मोटी जो अंदर गेम होती थी, हाँ वो गेम, वो सांप सूप वाली गेम खेल ली बस। और ये तो अब हो गया ना इतना, अब बंदे के हाथ में फोन है, अगर उसको बंदे को एक कमरे में छोड़ दो फोन के साथ, बस बैटरी होनी चाहिए, चार्जर और दे दो, तुम उसको महीना बाहर नहीं निकालोगे ना, वो जिंदा ही निकलेगा। सही बात है। और अगर पहले के टाइम पे तुम ऐसा करते, किसी बंदे को अंदर छोड़ देते ना, वो पागल हो जाता, 2 दिन में पागल हो जाता। अभी फोन है तो उसको लगता है कि यही लाइफ है, हर टाइम फोन हाथ में लगा रहा है, रील ये वो। देखो एक तरह से हमारे लिए अच्छा भी है कि वो लोग देख रहे हैं तभी हमारा काम चल रहा है, तो उन्हीं की वजह से हमारा काम है। लेकिन देखा जाए एक तरफ से बुरा भी है, जो नए नए बच्चे हैं, मेरे को कितनी मेल आती है अभी भी, पेरेंट्स मेल डालते हैं, बच्चे मेल डालते हैं कि भाई हमने चैनल बनाया 10th क्लास के 8th क्लास के, हमने चैनल बनाया 1 साल हो गया, मैं डालते हो नहीं रहा, ये है वो है, मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो उनको देख के बड़ा वैसा होता है कि भाई टाइम कहाँ से कहाँ आ गया है, जनरेशन कहाँ जा रही है। जो बच्चों का कंपटीशन है ना, वो बहुत अनरियल लेवल पे बढ़ गया है एट अ वेरी अर्ली एज, जो मुझे लगता है गलत है। बिल्कुल गलत, क्योंकि एक उम्र होती है बच्चों की जब उन्हें सिर्फ लाइफ में एंजॉय करना चाहिए।
स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस लेने के लिए तो पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी है। बचपन ही तो होता है जब हम मजे लेते हैं, खेल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, घर वाले आवाज मार रहे हैं, हम कह रहे नहीं आएंगे, हम तो अभी भी खेलेंगे, मम्मी चाटे मारते हुए लेके आ रही है, वो टाइम अब चला गया। सही बात अब तो यार बच्चा घर में बैठा फोन पे, अब मम्मी धक्के मार के निकलती है, जा बाहर खेला, अरे नहीं जाना मम्मी, फोन है ना। सही बात है। तो कुछ पेरेंट्स की भी गलती होती है, कुछ बच्चे भी आजकल ऐसे, वो और टाइम जनरेशन बेसिकली टाइम ऐसा चल रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो भाई आपने बचपन में कौन सी गेम्स खेली है जो अपने दोस्तों के साथ? मैंने तो यार मतलब ऐसी गेम्स खेली हैं, शायद आपने नाम भी ना सुना हो। पहले आप बताओ, आप मुंबई से हो, मुंबई में मतलब कैसी गेम्स चलती है आउटडोर? देखो आउटडोर में बचपन में आपने खेली हो? अगर एकदम बचपन तो वो तो सबकी सेम होती है। पकड़ा पकड़ी खेल लेते हैं, ठीक है, हाइड एंड सीक हो जाता है, फिर खो खो हो जाता है, वो एकदम बचपन। बट यू नो एज यू ग्रो अप लिटिल बिट, मैंने क्रिकेट खेला है बहुत, ठीक है, मैंने लॉन टेनिस खेला है, हैंडबॉल खेला है, स्केटिंग की है मैंने बहुत, मैंने 8-10 साल प्रोफेशनली स्केटिंग सीखी है। तो मैं स्पोर्ट्स में बचपन से बहुत एक्टिव था, टग ऑफ वॉर खेलता था, मुझे बेसिकली खेलना बहुत पसंद है। इवन टुडे अगर आप मुझे बोलो ये एपिसोड के बाद हम जाके एक मैच खेल लेते हैं, मैं रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ की थोड़ी गेम्स अलग है, शायद आपने नाम भी ना सुना। हमारे यहाँ एक गेम होता है घोड़ी घोड़ी। तो उसमें क्या होता है, जैसे 16 बंदों की टीम है और 8 बंदे हो गए, 8 बंदे उस साइड, 8 बंदे इस साइड। तो जिसकी पहले बारी आती है ना, वो घोड़ी बनते हैं। मतलब ऐसे कोई भी दीवार है या जंगले में बढ़ के ऐसे खड़े हो जाएंगे पीठ करके, और एक के पीछे एक, 8 बंदे। अब जो दूसरी टीम का पहला बंदा वो दूर से भाग के आएगा, उसने उनके ऊपर बैठना है। अच्छा, हाँ, वो गिरने नहीं चाहिए। अगर उनकी घोड़ी गिर गई तो वो दोबारा घोड़ी बनेंगे। तो वो 8 के 8 हमारे ऊपर बैठेंगे। हो सकता है वो एक ही के पीठ पे बैठ जाए, और ऐसा होता है कि पहला बंदा कूद के सबसे आगे वाले पे कोशिश करेगा बैठे, ताकि पीछे 8 को जगह मिल जाए। अच्छा, नहीं भाई ये गेम कभी नहीं खेली हमने। नहीं खेला ना, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ ऐसी गेम होती है कि बिल्कुल ही अलग ही लेवल की। बाकी ये तो गुल्ली डंडा वगैरह तो बहुत खेली। कंचे खेले कभी? खेले नहीं है, बट पता है क्या होता है। पता है, मेरे पापा वगैरह खेलते थे, कंचे भी खेलते थे, उनने गिल्ली डंडा भी खेला है, मैंने ये सब नहीं खेला। कल्ली जोटा नहीं ना, वो कल्ली जोटा हाथ में खेलते थे। कंचे कितने, कल्ली मतलब एक है, जोटा मतलब 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 4 का जोड़ा। अच्छा, नहीं भाई यहाँ की गेम बहुत अलग है। मतलब हमारा बचपन ऐसा बीता ना, हम खुश हैं कि हाँ भाई हमने ऐसा बचपन बिताया, हम उसको याद कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी यादें हैं। लेकिन आज का बचपन ऐसा बीत रहा है, उनके पास यादें ही नहीं रहेंगी, उनके पास सिर्फ एक ही याद रहेगी, बचपन में फोन चलाया। और एक्चुअली ना, भले ऐसा बोलता है कि सोशल मीडिया से इंसान जितना वेल कनेक्टेड हो, एक्चुअली वो उतना ही अकेला है आज के डेट में। बिल्कुल बात है। और हम बिकॉज हम एक सर्टेन एज पहुंच गए, हम थोड़े मैच्योर है, हम ये चीज समझ जाते हैं। बट जो बच्चे होते हैं जो 12-13 साल के, 14 साल के, उन्हें ये अकेलापन ज्यादा काटता है। अकेलापन इसलिए काटता है ना क्योंकि वो फोन देखते रहते हैं। अब जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अब हर कोई तो ट्रैवल नहीं कर रहा, ठीक है। अब कोई घर भी बैठा होगा, भाई प्रभजोत तो कश्मीर चला गया, भाई मनाली चला गया, भाई अयोध्या चला गया। वो घर बैठे बैठे अपने अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं कि भाई ये तो घूम रहा है, हम क्यों नहीं घूम रहे, हम तो नौकरी कर रहे हैं। हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, और ये फोन की वजह से हो रही है कि फोन तुम इतना ज्यादा देखते हो, इतना ज्यादा दूसरों को सोचने लग जाते हो। पहले क्या होता था, हम अपने बारे में सोचते मुझे ये करना है, मुझे ये खेलना है, मुझे मम्मी ये चाहिए, पापा। अब हम सोचते भाई वो ये कर रहा है तो हम भी करें। जैसे प्रभजोत को 2 लाख लाइक्स आ रहे हैं, बट मुझे से 2000 आ रहे हैं। क्यों? मेरे को भी 2 लाख लाइक चाहिए, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे तुम्हें 2000 तो आ रहे हैं, और तुम्हारा काम नहीं है वो। सबसे बड़ी बात वो है। तो हर ग्रंथ में लिखा है, ऊपर वाला ने भी कहा कि अपनी लाइफ में खुश रहो जितना रह सकते हो, जितना तुम्हें दिया है वो बहुत है। हमेशा अपने से ऊपर वाले को मत देखो कि भाई अपने से नीचे वाले कि भाई विनीत भाई के बाद भाई मर्सिडीज है, मेरे को भी मर्सिडीज चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास ऑल्टो है तो मेरे को ऑल्टो भी चलेगी, मैं उसमें भी खुश हूँ, क्योंकि मैं देखूंगा भाई मैं ऑल्टो में जा रहा हूँ, कोई बंदा रिक्शा भी चला रहा है, कोई साइकिल भी चला रहा है, किसी के पैर ही नहीं है। बस हमारे वो एक अंकल थे, उनका एक ही पैर था और वो रिक्शा चलाते थे, एक पैर से ही। वो अगले इतनी मेहनत करते थे, तो उनकी मेहनत देख के जैसे 20 रुपए बने, कोई 30 दे देता था, कोई 25 दे देता था। तो अगले मेहनत कर रहे हैं, तो हम उनको देखेंगे ना तो हम खुश रहेंगे। लेकिन हम देखेंगे भाई उनके मर्सिडीज, मेरे पास ऑल्टो, मेरे को तो चाहिए, मैं वैसे ही परेशान रहूंगा, और जो काम धंधा वो भी बंद करके बैठ जाऊंगा कि ज्यादा पैसे कमाने, क्या करूँ, चोरी करूँ, क्या करूँ। तो बहुत बुरा हाल है। सही बात है। अभी जैसे 2-4 गेम हो रहा है, जैसे आपने घोड़ा घोड़ी नहीं सुना, घोड़ी घोड़ी घोड़ा घोड़ी कह रहा हूँ ये तो और जैसे आपने वो छुआछूत की बीमारी खेला है? नहीं, वो नहीं खेला। उसमें क्या होता है ना, पकड़म पकड़ाई होता है ना नॉर्मल, वो होता वैसा ही है। लेकिन उसमें क्या है, जैसे आपने सामने वाले बंदे को पकड़ा, जहां आपने टच कर दिया, अब उसको वो हिस्सा टच करके भागना बाकी को पकड़ने के लिए। सपोज आपने यहाँ पर टच करके भाग दिया तो यहाँ पकड़ के भागेगा। सपोज आपने पीछे बम पे कर दिया तो पीछे बम पे हाथ लेके भागेगा दूसरों को पकड़ने के लिए। तो ये छुआछूत की बीमारी हो गया। और लोहा लक्कड़ खेला कभी? नहीं। लोहा लक्कड़ में क्या होता है ना कि जैसे मैंने बोल दिया लोहा, तो जितने बंदे हैं उनके हाथ के आसपास कोई लोहा होना चाहिए। वो लोहे को छू के खड़े रहेंगे तो वो आउट नहीं होंगे, वरना आउट हो सकते हैं। नहीं तो वो लोहे की तरफ भागेंगे उसको छूने के लिए, और मैं उनकी तरफ भागूंगा। अगर मैंने बोल दिया लक्कड़ तो उनको लकड़ी को छूना है, नहीं तो फिर वो आउट होंगे। बहुत सारी ऐसी गेम्स है, मतलब
अनगिनत गेम्स है कि हाँ इतनी सारी है कि मेरे को अभी नाम याद नहीं हुआ, लेकिन मेरे को कोई बोले ना कि हाँ भाई वो वाली गेम खेलनी है बचपन वाली, मैं अभी भी तैयार हूँ कि हाँ भाई मुझे खिलाओ। तो आपने जैसे बताया आपके पापा का एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, तो मतलब आप एक बिजनेस फैमिली से आते हो, भले स्मॉल बिजनेस फैमिली एक होगा। तो जब आपने अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया, फैमिली का क्या रिएक्शन था? उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं किया? और जब वो उन्हें देखा कि अब हमारा बेटा इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, वन ऑफ द टॉप व्लॉगर्स ऑफ इंडिया, तो अब उनका क्या रिएक्शन है? देखो घर पे तो पहले पता ही नहीं था यूट्यूब के बारे में। मेरे पापा का तो यही था कि शॉप पे बैठेगा, होता है ना कि जैसे पुराने टाइम के बंदे होते कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, महीने का लाख कमा रहा हूँ, 50,000 कमा रहा हूँ, एक इनकम आ रही है, जमा बिजनेस है, तो बेटा भी यहीं बैठ जाएगा। तो मेरे पापा के दिमाग में यही था कि मैं तो यहीं बैठूंगा, और पापा बोलते भी थे। तो फिर जब मेरी पहली जॉब लगी थी ना, तो 6 महीने फ्री में काम करना था। फ्री में? हाँ, बीटेक करने के बाद 6 महीने फ्री में काम करना था एज अ ट्रेनी। तो वो ये मेरी जॉब थी, और आने जाने का खर्चा होता था पापा से लेता था। पापा कहते क्या कर रहा है यार तू, तेरे को समझ ही नहीं आती, ये है वो। मतलब कोई बात नहीं, करने दो, थोड़ा टाइम तो करने दो, दुकान तो है ही अपनी। उसके बाद मेरी सैलरी थी 7,000 रुपये। तो अगर 7,000 रुपये, पापा कह रहे तेरे को, तू गले में बैठ, मेरे से ले 30-40 हजार, जो कमा रहा है सारा तेरा, कमा, खर्च, उजाड़, जो करना कर, आराम से बैठ। कहाँ 7,000 रुपये? मैंने नहीं पापा, मेरे को करने दो, जॉब करने दो, मेरे को मजा आ रहा है, थोड़ा बाहर निकलने दो, नहीं होएगा तो दुकान तो है ही है। उसके बाद जॉब करते करते, जब मैंने बताया मैं पहली बार लद्दाख गया था, तो मैं घर पे बता के नहीं गया था। तो मैंने हाँ, ना मैंने ऑफिस में बताया था, ना मैंने अपने किसी दोस्त वोस्त को बताया था। मैंने ढूंढा कौन जा रहा है लद्दाख, मेरे को 2-4 भाई लोग मिले, उनके साथ मैं लद्दाख गया, पहली ट्रिप थी मेरी। और मैंने घर पे बोला मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद, एग्जैक्ट मैंने अहमदाबाद ही बोला था, अहमदाबाद जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, और कम से कम हफ्ता 1.5 हफ्ता लगेगा। ठीक है, अब लद्दाख में अब तो नेटवर्क आ जाते हैं, 2016 की बात कर रहा हूँ, तब नेटवर्क नहीं होते थे वहाँ पर, ना जियो ना कुछ भी नहीं होता था, कोई सिम नहीं चलती थी। वहाँ गया, जब तक चल रहा था नेटवर्क, घर पे बात हो रही थी, उसके बाद नेटवर्क गायब। बीच बीच में किसी का फोन लेके, उनके BSNL के फोन होते थे, वहां से लेके फोन कर दिया। तो मम्मी कहती थी पूरा दिन तेरा फोन ही नहीं मिलता। मैं बोलता था भाई बेसमेंट में ऑफिस है, वहाँ नंबर नहीं मिलता, जब मैं बाहर आऊंगा अपने आप कर लूंगा, आप टेंशन ना लिया करो। चलो ठीक है, कम से कम 12-13 दिन ऐसे ही चला। उसके बाद जब मैं घर आया ना भाई, टैनिंग, मेरे को तगड़ी टैनिंग, मेरे को भी आइडिया नहीं था। और कैमरा गोप्रो में हेलमेट पे नहीं लगा के गया था, जब पहली बार गया था मैंने चेस्ट पे गोप्रो लगाया हुआ था। अच्छा, चेस्ट पे गोप्रो था, मैंने पगड़ी बांधी हुई थी, मुंह पे ऐसा था, कभी कपड़ा बांधा नहीं बांधा, पूरा मुंह पे टैनिंग हो गया था। जैसे ही घर आया ना, मम्मी कह रही कि धूप में बिठा के काम कराते थे क्या? ऐसा कौन सा ऑफिस है? मैंने अहमदाबाद में बहुत धूप वूप रहती है ना, तो थोड़ा घूमना फिरना भी लगा रहता है। घूमता फिरता था तो कॉल क्यों नहीं करता था? तू कहता बेसमेंट में। अपनी बातों में मैं फंसता जा रहा था। चलो वो बात खत्म हो गई। उसके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद शॉप पे कोई बंदा आया, उसने भाई से मेरी लद्दाख वाली वीडियो देख ली यूट्यूब पे। अच्छा, मैंने एडिट करके डाली, तो आप एक्सपोज हो गए पापा के सामने। तो वो कहता भैया आपकी वो वीडियो तो बढ़िया थी। पापा कह रहे कौन सी वीडियो? तो वो कह रहा यही लद्दाख वाली। अब पापा भी तेज दिमाग के, वो समझ गए कि गया था लद्दाख, उनको एकदम से क्लिक हुआ। तो मैंने बोला कौन सी लद्दाख वाली? कह रहे यार आपने जो डाली थी यूट्यूब पे। बोला अच्छा। तो वो वहाँ बात खत्म हो गई। पापा ने भी आगे रिस्पॉन्स नहीं करा। फिर पापा ने मेरे से पूछा कहाँ गया था? मैंने लद्दाख। कैसे? मतलब बाइक लेके? तेरे को शर्म है, ये है वो है। मतलब उन्होंने डांटा मेरे को कि तू बिना बताए बाइक लेके लद्दाख चला गया, क्योंकि लद्दाख बहुत दूर है, ऊपर से बाइक लेके रिस्की भी हो जाता है थोड़ा सा। मतलब उनको ये था कि रिस्की है, ये है वो है। तब बहुत डांट पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने बाइक लेके इतनी दूर दूर नहीं जाना, अपना घूम फिर, तेरे को जो करना है कर। फिर उसके बाद यूट्यूब की वीडियो घर पे ही बनाता रहता था। तब मम्मी बोलती थी क्या करता रहता है ये, मतलब क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं होगा। या मतलब उनको आइडिया, मेरे को भी जब मेरे को खुद को आइडिया, उनको क्या आइडिया? उनकी गलती भी नहीं है वो। और मेरी मम्मी को तो अभी भी नहीं पता कि क्या करता रहता है। ये है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, क्या कमा रहा है, क्या है, उन्हें कुछ नहीं आइडिया। वो कहते हैं चल ठीक है, तेरे को मजा आ रहा है ना, कर तू अपने लिए, जो तेरे को करना कर। उस टाइम भी वो कहते तेरे को मजा आ रहा है तू कर, लेकिन कोई फायदा नहीं है इससे, बड़े अपने जॉब पे ध्यान दे, कहीं काम वाम कर। और जब मैंने जॉब छोड़ दी थी, मैंने घर पे ये भी नहीं बताया था। तब तो मैं उतना कमा भी रहा था और बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये बताता ना, मैंने जॉब छोड़ दी, इंजीनियरिंग करके, पॉलिटेक्निक करके 6-7 साल मैंने कोर्स करे, और उसके बाद जॉब छोड़ दी। मैंने उसके बाद बताया कि भाई मैंने ना कावासाकी जॉब ज्वाइन कर ली है। वो कह रहे भाई इंजीनियर से कावासाकी, वहाँ क्या करेगा? तो बोला मैं मार्केट हेड हूँ वहाँ पर, ये है वो है। और मैं रोज घर से निकलता था यूट्यूब की वीडियो, क्योंकि तब तक घर वाले यूट्यूब नहीं देखते थे। रोज घर से निकलता, यूट्यूब की वीडियो बना के घर आता था कि हाँ भाई जॉब से आ गए, पूरा टाइम रखे हुए थे, इतने से इतने वीडियो बनानी है। पूरी वीडियो बना के घर पे आया। उसके बाद उनको लगता था हाँ भाई जॉब करके आ रहा है। फिर 3-4 महीने बाद जब मैं और अच्छा अर्न करने लग गया, तब मैंने पहली सुपर बाइक खरीदी। तब मैंने उनको बताया कि भाई मैंने जॉब छोड़ दी। डांट तो बहुत पड़ी थी, कितना करके तू यूट्यूब कब तक है। उनको अभी भी यही लगता है कि भाई आज है कल नहीं है। और कभी कभार तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि देखो फेम है, आज चल रहे हो, कल अमिताभ बच्चन था तो उसके बाद शाहरुख खान था, शाहरुख खान था तो फिर उसका ऋतिक था। जो आया है वो जाएगा, ठीक है।
तो मैंने वो भी मेरे को कहते कब तक चलेगा, तो मैंने बोला जितना मेरे को सैलरी कमानी थी ना उतनी मैं पूरा उम्र में, उतना मैं 1 साल में कमा के बैठा हुआ हूँ। तो अगर आप बोलते हो जॉब करता रहता तो मैंने उतना कमा लिया कि उतने में मेरे को जो करना था मैं कर चुका हूँ। बाकी जो भी मैं कमा रहा हूँ उसको सेव रखूंगा, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो अभी भी वो टेंशन में रहते हैं कि भाई यूट्यूब के भरोसे बैठा रहता है लड़का हमारा। पर एक चीज बोलूं, मुझे ये चीज लगती है दैट आफ्टर अ सर्टेन लेवल, जैसे आप लोग एक काफी अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो, उसके बाद आदमी कंप्लीटली फेड आउट नहीं हो सकता। हाँ 19-20 हो सकता है फेम, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, फेम भी नहीं, रेलेवेंस जो बोलते हैं, रेलेवेंस 19-20 भी नहीं, 15-19 हो सकता है, 15 भी हो सकता है, बट वो जीरो नहीं होता। जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। एग्जैक्टली, और एक फेस वैल्यू बन जाती है। फेस वैल्यू बन जाती है, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तुम कुछ काम कर सकते हो कि यूट्यूब नहीं है तो अभी कुछ और भी कर सकते हो। एंड अगर मैं बोलूँ अगर 15 क्या मैं बोल रहा हूँ 10 भी हो जाए तो भी आदमी उसके बाद भी इतने पैसे कमा सकता है कि तुम्हारी जो वो salary से जॉब ज्यादा में ही 15 साल बाद कमाएगा। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन। बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फॉलोइंग अप टू दैट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कितना मंथली पैसे कमा सकता है? देखो अगर सच्ची वाला बताऊं तो मैंने आज ही एक नई गाड़ी की डिलीवरी ली है, ऑल्टो की। नहीं मतलब मेरी फेवरेट कार है, तो इतना वो अर्न कर लेता है, हर महीने वो नई ऑल्टो निकलवा सकता है। और सोने के टायर है ऑल्टो में? नहीं ऐसा नहीं है, कोई इसमें ना लिमिट का हिसाब नहीं है। मैं सही आपको बताऊं, हमारी भी इनकम जो है ना फिक्स नहीं है। किसी महीने आप ऐसा होता है कि इसमें जैसे रिसेशन बाहर आता है ना, जॉब जा रही है, डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कम हो गया, जॉब जा रही है तो बंदों के पास राशन खरीदने का पैसा नहीं है, कम खरीदते हैं, तो हमारी दुकान पे भी मंदा आता है। पापा कहते हैं आज काम हल्का है, इस महीने काम हल्का आया। तो जैसे बाहर काम हल्का होता है ना, यूट्यूब में भी ऑटोमेटिकली, लोगों को नहीं पता कि यूट्यूब कहते हैं कभी पैसे ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, यूट्यूब में भी काम हल्का होता है क्या ऐड ही तो है जो चल रही है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ज्यादा होता है, हाँ, स्टार्टिंग में वापस कम होता है। नहीं लेकिन इस बार उल्टा हुआ, एंड ऑफ द ईयर इस बार कम था काम। किसी भी अब यूट्यूबर को उठा के पूछ लेना। नहीं मैं तो आरपीएम की बात कर रहा हूँ। आरपीएम इस बार कम था एंड ऑफ द ईयर। हमारा तो सही नहीं गया, बाकी का गया हो तो मेरे को आई थिंक गेमर गूमर का हो सकता है सही गया हो, लेकिन हम लोगों का व्लॉगर का तो नहीं गया सही। इस बार एंड में भी कम था। ऐसा हमें देख के लग रहा था कि भाई हर बार एंड में ऐसा होता है कि अगर महीने का हम 5 लाख कमा रहे तो एंड में हम वो 7, 8, 10 भी हो सकता है, सेम व्यूज सेम वीडियो। समझ गया। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा था कि अगर हर बार 5 कमा रहे तो इस बार 4 ही आ रहा है एंड में। इसीलिए ऑल्टो खरीदी। हाँ, इसलिए हमने डिफेंडर को, मिनी कूपर को बेच के हमने खरीदी ऑल्टो, क्योंकि फायदे कितने सारे हैं। जहाँ मेरा घर है वहां से, अब मैं बोलूंगा नहीं, मेरे पता क्या, मैंने पिछले एक बार पॉडकास्ट में किसी की बोल दिया था कि मेरे वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहां से गाड़ी के शीशे टायर चोरी हो जाते हैं। तो मैं अपने एरिया में जाता हूँ ना, वो कहते हैं यार तू अपने एरिया को बदनाम करता है। मतलब बदनाम क्या, जो है वो तो है, सच्चाई तो सच्चाई है, लेकिन अभी नहीं होता ऐसा। लेकिन ऐसा है कि मिनी कूपर होती एवरेज कम, कहीं खड़ियों की टेंशन हुई, कोई स्क्रैच ना मार दे, रोड पे देख के चलानी पड़ती है कि भाई ऐसे ऐसे चल रही है। फिर ये ऑल्टो तो लॉर्ड है, इसको हम लॉर्ड लगाते हैं। मतलब हमारे में ऐसा है कि जब हमने ऑल्टो का नाम लेना तो हमने ऐसे लेना लॉर्ड ऑल्टो, हाथ ऊपर होना चाहिए। लॉर्ड ऑल्टो चला के हम जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, जहां मर्जी खड़ी कर दो, पार्किंग के लिए जगह नहीं चाहिए। बाय चांस क्रेन वाला उठा के भी ले जाए, कहीं लेके जाएगा, छुड़वा लेंगे भाई, मिनी कूपर की टेंशन स्क्रैच मार देगा, तो इसलिए लॉर्ड है। बाकी अर्निंग का ऐसा है, किसी महीने अच्छा खासा भी कमा लेते हैं कि एक हम क्रेटा खरीद लें, किसी महीने ऐसा होता है कि भाई ऑल्टो भी ना खरीद पाए। तो काम पे डिपेंड करता है, वेरिएबल होता है क्योंकि ब्रांड है, सारी चीजें ब्रांड पे डिपेंड होती है कि हम महीने में कितने ब्रांड कर रहे हैं। कभी कभार बाहर काम मंदा होता है तो ब्रांड होते ही नहीं, ब्रांड वालों को पता है इस महीने सामान ही नहीं बिकना, तो वो देते ही नहीं है। और कभी अगर महीने में ऐसा होता है कि इतने ब्रांड होते हैं, मना करते हैं कि भाई नहीं हफ्ते में एक ही करेंगे, महीने में 4 ही करेंगे, इससे ऊपर नहीं, कि देखने वाला ही बोलेगा भाई रोज ही ब्रांड। तो ऐसा भी होता है। इसलिए मुझे लगता है कोई भी यूट्यूबर के लिए एक हेल्दी मिक्स होना चाहिए बिटवीन यूट्यूब एडसेंस एंड ब्रांड्स, तब जाके उनकी एक बैलेंस्ड लाइफ होती है। बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं होता। हाँ, अगर एक ही चीज पे आप डिपेंड करने लग जाओगे ना, फिर वो हालत खराब हो जाती है। फिर उसके बाद आज डूबे तो कल डूबे, वो फिर एंड वाला सीन होता है। तो आपकी हाईएस्ट अर्निंग वीडियो कौन सी थी? मेरी हाईएस्ट अर्निंग वीडियो रही होगी नेपाल वाली। जब मैं पहली बार नेपाल गया था ना, इंडिया टू नेपाल, मतलब आई थिंक बहुत कम, इक्की दुक्की बंदे थे जो गए होंगे बाय रोड। तो इंडिया टू नेपाल, मैंने उसमें टाइटल भी सेम ये डाला था, इंडिया टू नेपाल माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप ऑन माय बाइक, ऑन माय सुपर बाइक। तो उस पे आज व्यूज होंगे आई थिंक कोई 9-10 मिलियन होंगे। तो उससे मैंने कमाए थे कोई, टोटल अगर इनकम बताओ तो 13-14 लाख रुपए मैंने एक वीडियो से कमाए होंगे। तो सीपीएम इतना हाई आता है व्लॉगिंग का? सीपीएम हाई मेरे को ऐसा लगता है जब हम, मतलब मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, जब मैं बाइक गाड़ी चला रहा होता हूँ ना, तब सीपीएम हाई रहता है। क्योंकि
एड्स और ज्यादा आती हैं। जितनी भी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बाइकें, इनकी एड बहुत महंगी होती हैं। अच्छा, तो बहुत इनके अंदर बहुत डीप में घुसोगे ना तो ये चीजें पता लगती है कि हाँ कौन सी एड महंगी है, कौन सी वीडियो से आप ज्यादा कमा रहे हो, घर बैठ के व्लॉग कर रहे हो तो क्या उसमें दिखाएंगे। अब मैं दिखा रहा हूँ बाइक पे जा रहा हूँ, ये है वो, उसमें बाइक की एड आएगी, गाड़ी की आएगी, इंजन ऑयल की एड आएगी, वो खुल जाता है कि इतनी सारी ऐड हम इसमें डाल सकते हैं। घर पे बैठे बैठे मैंने कमरे में व्लॉग कर दिया, वो सोचते किस चीज की ऐड डाले, अलमारी की डाले, टीवी की डाले, सही तो बात उनको सोचना पड़ता है। तो उस वीडियो से मैंने अच्छे खासे कमाए थे। तो एक मुझे बता दो YouTube का हैक जिससे वीडियो वायरल हो सकता है, जिससे मैं हमारा पॉडकास्ट भी वायरल कर दूं। देखो वायरल पहले क्या होता था ना, जब शुरुआत में लोग YouTube देखते थे तो आप कुछ भी डालो ना, जैसे हमारे टाइटल थंबनेल ऐसे होते थे कि दिल्ली टू मसूरी, बाय रोड, बाय बस, बाय बाइक, बाय कार, तो और भाई बंदे देखते थे और अच्छे खासे व्यूज 5-6 लाख तब उस टाइम पे बंदा देखता था, जो बहुत थे हाँ उस टाइम पे 5-6 लाख व्यूज ऐसे होते थे कि भाई हमने जंग जीत लिया। अभी तो ऐसे हो रहे हैं ना, व्यूज मिलियन में भर रहे हैं कि इसके भी मिलियन आ रहे, इसके भी आ रहे, तो व्यूज की वैल्यू खत्म हो गई टाइम टू टाइम। जैसे पैसे की वैल्यू खत्म हो जा रही है, व्यूज की वैल्यू भी खत्म होती जा रही है। तो उस टाइम पे ऐसा होता था, लेकिन धीरे धीरे अभी क्या हो गया, पहले एक बंदा प्रभजोत डालता था दिल्ली टू मसूरी, उसके बाद 100 बंदों ने डाली दिल्ली टू मसूरी। अब वो दिल्ली टू मसूरी लिखते हैं, जो पहले मेरी वीडियो होती है अब 100 बंदों की आती है। सही बात है, उनके पास ऑप्शंस आ गए और बहुत सारे, Competition तो अब हम ऐसा क्या डालें कि उनको ऐसा देखने में मजा आए, तो हम फिर उसको टाइटल को घुमा देते हैं कि भाई दिल्ली से मसूरी जाते हुए ऐसा हो गया, थोड़ा क्लिकबेट टाइप का। थोड़ा क्लिकबेट टाइप का, लेकिन वो प्रॉपर क्लिकबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो प्रॉपर क्लिकबेट की वीडियो में कुछ है ही नहीं कि भाई ऐसा हो गया, हमारे साथ ये हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया, क्रैश हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे टाइटल थंबनेल है कि वीडियो के अंदर आप खोल के देखो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा ही मत डालो कि सामने से आपको गाली पड़े, क्योंकि एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है। आप जिसको कंटेंट दिखा रहे हो उसको कंटेंट पसंद भी आना चाहिए, एक रिस्पांसिबिलिटी की वो टाइटल पढ़ रहा है उससे रिलेटेड कुछ तो हो अंदर। सही बात है। तो अभी क्या होता है कि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो दिमाग में चल रहा होता है कि भाई आज हमने यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई टाइटल थंबनेल होना चाहिए कि हम ये टाइटल थंबनेल इस वीडियो में डालेंगे, और अगर बाय चांस उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा वीडियो में तो थोड़ा डिस्कशन कर दो। तो कि जैसे दिल्ली हम डिफेंडर लेके गए या डिफेंडर ने इतना पेट्रोल पी लिया, हमें टाइटल में ये डालना है कि भाई दिल्ली से हम कश्मीर गए 20,000 का पेट्रोल लग गया। टाइटल में तो डाल दिया लेकिन वीडियो में इस बारे में बात ही करना भूल गए, तो वो मैच ही नहीं होगा। तो हमें पता है हमें ये टाइटल डालना है, हमने वीडियो में ऑटोमेटिक इस बात कर ली कि भाई ये देखो ये हमने यहाँ पेट्रोल डलवाया, यहाँ डलवाया, 20,000 रुपए का पेट्रोल डल गया, इतना ही बोल दोगे ना तो वो मैच कर जाएगी। तो सही बात है, सारा गेम टाइटल थंबनेल पे अभी, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अभी सारा वही है। क्लिकबेट मत करो, लेकिन हाँ हल्का हल्का कर सकते हो, 19-20 चलता है, लेकिन ये नहीं कि भाई आप 10 और 20 कर रहे हो कि वीडियो में वो नहीं है। तो बस इसमें भी अपने को क्लिकबेट करना पड़ेगा कि प्रभजोत ने ऐसा क्या कह दिया या कुछ ऐसा वैसा, कुछ भी लाइफ से रिलेटेड जो आपको पता है। मेरे को ऐसा होता है कि जब मेरे को लगता है कि वीडियो इधर उधर डाउन जा रही है, कुछ जा रही है, तो मैं भी कुछ ऐसे टाइटल थंबनेल उठाता हूँ मेरी लाइफ से रिलेटेड कि मुझे पता है कि ये लोग देखना पसंद करेंगे, और उससे रिलेटेड डिस्कशन भी करता हूँ कि उनको लगे कि हाँ कुछ डिस्कस भी हुआ है, ऐसा नहीं कि डाल दिया और वो चल गया। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही डाल देंगे। बेसिकली आई थिंक 2 मेन फैक्टर्स का गेम होता है ये। एक हो गया CTR जो अपना होता है क्लिक थ्रू रेट, जो डिपेंड होगा आपके थंबनेल पे बिल्कुल और टाइटल पे, और दूसरा हो जाता है वॉच टाइम एंगेजमेंट। जब आपका वॉच टाइम और CTR हाई होगा तो ऑटोमेटिकली YouTube आपका वीडियो रेकमेंड करेगा, ब्राउज फीचर। हाँ ब्राउज फीचर। तो ये गेम बस इन 2 फैक्टर्स का ही है, लेकिन ये 2 फैक्टर ही आपको मेंटेन करने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्लिक थ्रू रेट ही आपको कि क्लिक करे बंदे को, ये वो करना कि किसी अनजान बंदे के सामने आपकी वीडियो आई है वो उस पे क्लिक करे ही करे, ऐसा थंबनेल, ठीक है, और डेली आप ऐसा थंबनेल नहीं डाल सकते। एग्जैक्टली, मतलब 1000 इंप्रेशन आई है तो 1000 में से एटलीस्ट अगर 100 से 150 लोग अगर क्लिक कर रहे हैं, सो आई थिंक दैट इज अ डिसेंट। हाँ डिसेंट है, लेकिन वो 100 से 150 लोग जो क्लिक कर रहे हैं ना, फिर अगर उन्होंने वीडियो खोल ली तो आपका वॉच टाइम भी ऐसा आ रहा है कि अगर 15-20 मिनट की वीडियो भी है तो 10-11 मिनट का वॉच टाइम आ रहा है, तब वो बढ़िया है। ये नहीं कि उसने क्लिक करा, टाइटल देख लिया, थंबनेल देख लिया, उन्होंने देखा भाई ये तो पूरा क्लिकबेट, अंदर कुछ है नहीं, उन्होंने स्किप कर करके 20 मिनट की वीडियो को 10 सेकंड या 15 सेकंड या 1 मिनट में खत्म कर दिया। उससे क्या होगा, हमारा वॉच टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो YouTube रेकमेंड आया लेकिन वॉच टाइम एकदम से कम हो गया, और अगर 500 बंदे भी ऐसा कर दे वो वीडियो पिट गई। सही बात है। तो इसलिए क्लिकबेट उतना करो जितना जरूरी है, फालतू का मत करो। तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप अपना YouTube वीडियो वायरल करना चाहते हो तो आपको अपने CTR विच इज द क्लिक थ्रू रेट एंड एवरेज वॉच टाइम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपके ये 2 फैक्टर्स अच्छे होंगे तो YouTube आपका वीडियो रेकमेंड करेगा एंड ऑटोमेटिकली आपको व्यूज अच्छे आएंगे और आपका वीडियो वायरल होने का चांस है। तो एक अब थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक पे आपसे बात करनी है, जो आई एम श्योर सबको ये क्वेश्चन है, जो आपका नेपाल में एक्सीडेंट हुआ था उसके रिलेटेड। आर यू कंफर्टेबल? हाँ नहीं चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट था।
थोड़ा सा हमें कॉन्टेक्स्ट दीजिए कि कैसे हुआ, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। देखो होता क्या है ना, रोड पे आज के टाइम में अगर आप खाली इंडिया का सर्च मारोगे तो रोज के हज़ारों एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने भी अपना, जब मेरा हुआ ना तो मैंने इस चीज़ पे रिसर्च करी, क्योंकि वेला बैठा होता था कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया गया था उस टाइम पे कि प्रभजोत ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और जिनसे हुआ था उनकी डेथ हो गई थी, तो कि एक्सीडेंट हो गया, जान के मार दिया, स्पीड हाई थी। तो मैंने करा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कि हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी गलती मानता हूं कि चलो ऐसा तो कभी कोई नहीं कह सकता कि मेरी गलती नहीं थी, ठीक है, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी कुछ ना कुछ, लेकिन कोई ऐसी हाई स्पीड नहीं थी। वहाँ के कोर्ट ने, जो नेपाल का कोर्ट था, उन्होंने मेरे को एकदम फ्रीली बरी कर दिया कि हाँ भाई तुम अभी फ्री हो। उन्होंने देखा होगा सारी चीज़ें, क्योंकि कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं ना, लॉ तो सबसे ऊपर है। अगर मैं आपको बोलूँ, आप बोल दे तू बुरा है, लेकिन कोर्ट ने तो बोल दिया ना भाई इसने नहीं करा कुछ भी। तो उन्होंने सारा स्पीड लिमिट चेक करी, बंदा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे तो नहीं था, और इवन वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था जिसमें मेरी स्पीड चेक हुई, सब कुछ सारी चीज़ें चेक हुई। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है कोई गलती नहीं थी, अब जा सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नेगेटिव हो गया था कि 4 दिन में आईसीयू में था, और जब मैं आईसीयू से बाहर आया और मैंने देखा भाई अभी तो लोगों ने मेरे फोटो के ऊपर हार चढ़ा दिया है कि प्रभजोत निपट ही गया, तो हार चढ़े हुए हैं लोग, मतलब व्यूज़ के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और इन चीज़ों से मैं डरता भी हूँ कि जब आने वाला टाइम ऐसा आ जाएगा कि लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी करेंगे, मतलब किसी भी हद तक जाएंगे, और ये चीज़ मैंने खुद पे नोटिस करी है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है ना, कभी भी छोटी गाड़ी वाली की गलती नहीं मानी जाती। ये आप देखोगे अगर कोई ट्रक वाले से कोई साइकिल वाला टकरा गया तो ट्रक वाले की गलती है, कोई ये नहीं देखेगा, भले कैमरे वैमरे भी लगे, कि साइकिल वाला उसके आगे आ गया या कुछ साइकिल वाला ऐसे ऐसे साइड से एकदम से यहाँ आ गया, बड़ी गाड़ी वाली गलती होती है। ये चीज़ मैंने उस टाइम पे नोटिस करी कि लोग मेरी गलती क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पास बाइक थी और वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक थी। जहाँ ये नाम जुड़ गया ना कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट, तो इसका मतलब वो तेज ही चल रही होगी, चाहे वो 40 की स्पीड हो चाहे 50 की हो, लेकिन वो तेज ही चल रही होगी। चलाते हम तेज, ऐसा नहीं हम नहीं चलाते तेज, क्योंकि भाई बाइक है, शुरुआत से चलाते आ रहे, हाईवे पे चलाते, जहाँ तक हमें लगता है सेफ है 120 150 तक भी चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि शहर वो शहर था कि शहर के अंदर ही भगाते हुए जाएंगे। बाइक का शौक है, बाइकर है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मेरे पास सुपर बाइक आई थी H2 तो मैं चलाऊंगा। उससे 3 साल पहले से मैं सुपर बाइक चला रहा था। तो उस टाइम इतनी नेगेटिविटी आई, इतना मैं ऐसा हो गया था कि अंदर से टूटता ही जा रहा हूँ कि भाई दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, इसको ठीक कैसे करूंगा। फिर लेकिन बहुत बंदे सपोर्ट करने वाले भी थे, जिनकी वजह से मैं दोबारा खड़ा हुआ। उनके मेरे को मैसेजेस आते थे कि भाई हम आपके साथ हैं, ये है वो है। फिर 1-2 वीडियो में मैंने बताया कि भाई अपना ऐसा फॉल्ट नहीं था, उनका ध्यान कहीं और था और बाइक आ रही थी एकदम से, मैंने उनको बचाने के चक्कर में मैं नाली में गया। ये मैंने हर उसमें वीडियो में बताया कि उनको बचाने के चक्कर में अगर मेरे को ऐसा होता कि तो मैं टक्कर मार के मैं भी वहीं गिर जाता, हो सकता है मेरे फ्रैक्चर ना होता। मेरे दोनों टांग में फ्रैक्चर हुआ था, एक में रॉड है एक में प्लेट है, और 4 महीने में बेड से उठ नहीं पाया था, पता भी नहीं था चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा। तो अगर मेरे को उनको नहीं बचाना होता मैं वहीं टक्कर मार देता। मैं उनको बचाने के चक्कर में ऐसा पूरा काटा कि मैं नाली में चला गया, तभी मेरे को फ्रैक्चर हुआ। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन वो कहते हैं ना नेगेटिव बंदों की कमी नहीं है इस दुनिया में। अगर 70% पॉजिटिव है तो 30% नेगेटिव भी है, और वो नेगेटिव आपकी जिंदगी खराब कर सकते हैं। वो ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे कि तूने ये कर दिया। अभी भी मैं कोई बाइक के साथ फोटो डालता हूँ तो अभी भी आते नेगेटिव कमेंट, अबे यार ये तो वही बाइक है ना जिससे तूने बंदा उड़ा दिया था। अरे भाई अभी तो छोड़ दो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी फैमिली के लिए नहीं किया, मैं जब भी जाता हूँ नेपाल उसकी फैमिली से मिलता हूँ, और कुछ उनकी फैमिली को ज़रूरत होती है तो मैं देखता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वीडियो में नहीं बताते, और ना मैंने अपने व्लॉग में आज तक बताई है, क्योंकि वो चीज़ सही नहीं लगती। अगर मैं वो चीज़ें बताऊंगा तो लोग बोलेंगे दिखावा कर रहा है कि तूने ये कर दिया तो, और अपने को चीज़ की जरूरत नहीं है। बहुत से यूट्यूबर हैं जो ऐसा करते भी हैं कि भाई 1 देंगे 10 गिनवाएंगे, और हमारा ऐसा हम 10 देंगे और 1 भी नहीं गिनवाएंगे। गिनवाना ही क्यों, कहते हैं ना भगवान की कभी दान पुण्य करो तो सीधे हाथ को उल्टे हाथ का भी नहीं पता होना चाहिए कि तुमने दान पुण्य करा, और वो पता लग गया तो वो तो वेस्ट है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं कि नहीं बताते, अच्छा नहीं लगता हमें खुद को अंदर से, क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसी है। तो उस टाइम ऐसा हो गया था कि भाई, और तब मेरे को समझ आया कि बड़ी गाड़ी से अगर कोई छोटी गाड़ी की टक्कर होगी, गलती बड़ी गाड़ी की मानी जाएगी। लेकिन बस भगवान अपने साथ थे, और अपनी फैमिली जितने प्यार करते थे वो सारी साथ थी, उन्होंने बहुत प्रेयर्स करी। उसके बाद फिर मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ, और वो बाइक मेरे को बहुत बंदों ने कहा बेच दो जिससे एक्सीडेंट हुआ। मैंने नहीं, इसको नहीं बेचूंगा, कि मनूस है ये बाइक, क्योंकि जिस दिन बाइक खरीदी थी उसके तीसरे दिन ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो ये मनूस है, इसको बेच दे, ये है वो है। मैंने फिर उसको ठीक कराया, जितने की बाइक नहीं उससे ज़्यादा पैसा मैंने उस पर लगाया उसको ठीक कराने के लिए। तो आज मैं उस बाइक को दोबारा से रिस्टोर करके फिर से चला रहा हूँ। और उसके बाद मैं फिर नेपाल गया,
ठीक होने के बाद मैं फिर नेपाल गया, जिस हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ था मैं उस हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल वालों ने ये बोल दिया था कि 1 साल तक ये बाइक नहीं चला पाएगा। और एग्जैक्ट हम 8 महीने बाद उस हॉस्पिटल बैठे हुए थे सेम बाइक लेके, और बाइक से गए थे? उसी बाइक से, सेम बाइक से। और वो जितने डॉक्टर थे ना, हाँ, उसकी तो हमने व्लॉग भी डाला है, वो लिटरली रोने लग गए थे मेरे को देख के। और वो अपने मुंह से ही उनके वर्ड्स है कि ये उनकी लाइफ का मतलब ऐसा ऑपरेशन था कि करिश्मा वाला नहीं होता, मिरेकल, हाँ मिरेकल वाला, कि ये ऐसा सक्सेसफुल ऑपरेशन था कि उनको ये था कि साल तक बाइक तो नहीं चला पाएगा, लेकिन 8 महीने बाद वो बंदा वहाँ खड़ा हुआ है। मतलब ऐसे मेरे को हक कर रहे थे एक एक डॉक्टर, एक एक नर्स, क्योंकि सबको पता था कि प्रभजोत यहाँ पर है। क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि पुलिस वालों की निगरानी में था मैं जिस रूम में था उस रूम की खिड़कियां लॉक थी, ताले लगा रखे थे बड़े बड़े कि खिड़की से कूद के ना भाग जाए, क्यों अपनी सेफ्टी, अपने जो प्रोटोकॉल होते हैं वो प्रोटोकॉल से। और हमारे रूम के बाहर हमेशा 2-3 पुलिस वाले बैठे रहते थे। रूम से जो निकल के बाहर जा रहा है, कोई मेरा दोस्त जा रहा है, कोई भी जा रहा है, वो उसका पीछा करते थे। अच्छा, कि कहाँ जा रहा है, प्रॉपर उनके पास इन्फॉर्मेशन रहती थी कि कहाँ जा रहा है, कहीं टिकट तो नहीं करा रहा, कहीं बाय एयर तो नहीं निकल जाएगा, तो उनके पास पूरी डिटेल रहती थी। और पूरा हॉस्पिटल जानता था कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ की मीडिया जानती थी मैं यहाँ हूँ, तो एक एक नर्स जानती थी। तो जो मेरे को इस बार मिले फिजियो कराने वाले, जिन्होंने ऑपरेशन किया, जिन्होंने मेरे को बैंडेज करी, टांके खोले, सब मिले, सब ऐसे मतलब रोने वाली वो हो गया था कि आंसू गिर रहे हैं उनकी आंखों से। कि तो वो देख के मेरे को अच्छा लगा कि प्यार करने वाले अभी भी हैं। नेगेटिव बंदे तो हैं ही हैं, लेकिन हम नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पे ध्यान देंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। अगर उस टाइम मैं इस नेगेटिविटी में घुस जाता तो शायद फिर तो वो एंड ही था। सही बात है, चाहे फिजिकली ना होता लेकिन मेंटली हो जाता, और वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपकी पूरी सर्जरी वगैरह चल रही थी, बहुत ही सैड, बहुत ही डिफिकल्ट वीडियो था टू वॉच। और आपने एक चीज बोली थी जो इट्स स्टक विद मी, आपको आपके ग्रैंड पेरेंट ने बोली थी कि सेवा करने से ज्यादा डिफिकल्ट सेवा करवाना होता है। बिल्कुल, हाँ, मैंने और वो डायलॉग मेरे दिमाग में स्टक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और वो एक वही इंसान समझ सकता है जो उसके थ्रू गया हुआ है। हाँ, उसके थ्रू गया हुआ है। मेरी दादी 10 साल बेड पे थी, तो मेरी मम्मी ही थी, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं होता था कि हमारे बताया ना शॉप के पीछे 2 कमरे होते थे, उन्हीं में हम रहते थे, तो इतना नहीं होता था कि हम एक नर्स भी रखें। तो मेरी मम्मी सब कुछ, उनका वॉशरूम वगैरह सब कुछ वही करती 10 साल तक, तो मैंने देखा है। और मेरी दादी इसलिए नहीं रोती थी कि उनकी सेवा हो रही हो, इसलिए रोती थी कि उनको अच्छा नहीं लगता था कि मेरी मम्मी ये सब कर रही है और इतने टाइम से कर रही है बहुत। हाँ, वो इतना परेशान होती थी और मेरे को हमेशा यही बताती थी कि सेवा करने से ना करवानी मुश्किल होती है, करने वाला तो कर लेगा, लेकिन जो बंदा बेड पे कुछ नहीं कर पाता, तो उस टाइम वो बात मेरे को समझ आती थी वो बात कि हाँ दादी कहती कुछ तो होता होगा। लेकिन जब मैं बेड पे था फिर भाई मैं उठ ही नहीं पाता था, वॉशरूम वगैरह सब बेड पे, और मेरे को वही शर्म आती थी, मतलब कि मैं कैसे करूं, कैसे किसको बोलूं, नर्स को बोलूं, किसको बोलूं। तो ऐसा हो गया था कि 2-2 3-3 दिन मैंने वॉशरूम रोका हुआ था, मैं खाना ही नहीं खाता था। एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट पे थोड़ा आ जाती है वो चीज, जो आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए, लेकिन एक वो होता ना कि मैंने 3 दिन तक तो खाना ही नहीं खाया था। खाना आ रहा है, हल्का सा खाया मैंने, भूख ही नहीं है, भूख होती तब भी नहीं खाता था कि भाई नहीं खाना यार, कि मैं किसको बोलूंगा ऐसा वैसा। फिर उस टाइम मेरे को समझ में आया कि भाई सेवा सही में करवानी मुश्किल होती है, कि किसको तुम बोलोगे, किसको तुम उस आस से देखोगे, और वो बंदा मन से करेगा नहीं करेगा, और तुम ऐसी हालत में तुम किसी को भी कुछ बोलोगे तो उसको करना पड़ेगा, मना भी नहीं कर सकता, वो मना भी नहीं कर सकता, वो मन से कर रहा है नहीं कर रहा, उसको जबरदस्ती करना पड़ रहा है। इसलिए मैं किसी कुछ कहता ही नहीं था कि भाई नहीं, मेरे से बोला ही नहीं जाएगा, जिसको जो मन कर रहा है वो करो बस। ऐसा वो टाइम था। इस पीरियड में साहिबा ने आपको बहुत सपोर्ट किया? हाँ, मेरे साथ थे, समीरन था जिसके साथ मैं बाइक राइड पे गया था, वो पूरा महीना मेरे साथ था। और साहिबा थी, वो दूसरे तीसरे दिन ही आ गए थे। जीजू थे मेरे, वो भी दूसरे तीसरे दिन आ गए थे। बहुत सारे बंदे थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और इतने सारे बंदे जो दिल्ली बैठे थे, जो मेरे को डेली फ़ोन कर रहे थे। मेरे पास तो फ़ोन होता नहीं था, इधर उधर होता था कि हम आ रहे हैं। लेकिन फिर मैंने उनको बोला, मैं देखो तुम लोग यहाँ आ जाओगे, हमें तुम्हारी टेंशन होगी कि इतने सारे बंदे आ गए हैं, हम उनको देखेंगे, हमारा अभी अपने में मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोर्ट का केस भी चल रहा है, वहां से पुलिस, हमें कोर्ट जाना है। और मेरा कोर्ट था हॉस्पिटल से 50 किलोमीटर दूर, और वो 50 किलोमीटर टोटली ऑफ रोड था। हाँ, आपने बताया था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो 50 किलोमीटर मैंने जो ट्रैवल करे ना, वो 50 मेरे को 500 की तरह लगे। और उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि भाई अब एंड है, क्योंकि मूवीज में देखते हैं ना हम कि भाई कोई बंदा गिर गया और लेकिन कट नहीं पड़ा, अंदर ही खून निकलता जा रहा, अंदर ही जम गया, मर गया। तो मेरे को ऐसा हो गया था भाई, खून मेरा कहीं से भी नहीं आ रहा था, कोई कट नहीं था मेरी बॉडी पे भी, राइडिंग गियर थे। मतलब भाई मैं डॉक्टर को कह रहा हूँ भाई कोई कट नहीं है,
मर तो नहीं जाऊंगा, ये तो वगैरह कुछ नहीं होगा, मतलब भाई टांगे सुन्न हो रही हैं, ये है वो है। फिर मैंने मम्मी पापा को भी वीडियो बना के भेज दी कि मतलब पता नहीं उसके बाद मुलाकात होगी नहीं होगी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। और बेहोशी वाली हालत हो रही थी और मैं कोशिश कर रहा हूँ जागने की, और इवन एक भी पेन किलर नहीं था वहाँ, क्योंकि गाँव में एक्सीडेंट हुआ था, कोई पेन किलर नहीं था। फिर 25 किलोमीटर दूर हमने पेन किलर मंगाया, और जो लेकर आया था वो भी 200 गलती से गलत ले आया, जो दे ही नहीं सकते थे उस टाइम पे। फिर वो 25 किलोमीटर, फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैं गाड़ी से बाहर ही नहीं आ रहा था, मतलब भाई मैं नहीं आऊँगा बाहर। मैंने वो वीडियो देखा हाँ, मतलब मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मेरे को तगड़ा पेन किलर निकालो, मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो जाए। आपने उसके बोला बाद था मर जाऊंगा मैं। हाँ, मतलब उसके बाद जो मर्जी करो, लेकिन अभी बाहर नहीं आऊंगा, मैं मर जाऊंगा नहीं तो ऐसे। फिर उन्होंने पेन किलर दिया, 15 मिनट बाद जब उसका असर चालू हुआ तब मेरे को निकाला। तो वो फिर वो मोमेंट ऐसे थे कि या अच्छे भी थे, कितने बंदों ने सपोर्ट करा, क्योंकि जब आपका बुरा वक्त आता है ना, आपको पता लगता है कौन आपके साथ सही है। बुरे वक्त में पता, अच्छे वक्त में तो दुनिया साथ होती है, सही बात है। बुरे वक्त में पता लगता है कौन आपके साथ है कौन नहीं है। तो वो टाइम ऐसा था कि बंदों का पता भी लगा कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है, कौन किस लिए आपके साथ है। और बुरा तो था ही कि शायद मैं हो सकता है उसको याद ही ना करना चाहूँ, लेकिन उस वक्त ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया भी है। और फिर से आपको अपने पैर पे खड़ा कर दिया। अपने पैरों पे खड़ा करा, और अब तो मैं और ज्यादा स्ट्रांग होके आया हूँ। सही बात पहले तो था मैं थोड़ा पत्थर दिल, लेकिन अभी मैं और ज्यादा पत्थर दिल हो गया हूँ। तो इस कॉन्वर्जेशन में हमने एक इंसान का जिक्र किया था जो है साहिबा। सो हु इज साहिबा फॉर जट प्रभजोत? देखो, सबसे पहले तो वो एक दोस्त है, बहुत ही बेहतरीन, जिसने हर टाइम पे मेरा साथ दिया, सुख में दिया दुख में दिया। सुख में हमने बहुत सारी बाइक राइड करी हैं, मतलब हम जानते होंगे 2014-15 से एक दूसरे को, तो हमने तब से हम बाइक चला रहे हैं, वो भी चलाती है, तो हमने बहुत बाइक में यहाँ वहाँ, कभी जैसलमेर बाइक पे बहुत घूमे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ होते हैं ना दोस्त जैसे दिल के करीब होते हैं। अब जैसे समीरन था, तो मेरे को पता था कि ये बाइक पे मेरे साथ गया था, लेकिन मेरे को पता कि हाँ ये साथ रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो मैंने इसको बोला कि तू रुक, अभी घर मत जा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे ही कुछ होते हैं। तो फिर मैंने साहिबा को भी कॉल करा कि ऐसे ऐसे, उसने कहा कि मैं आ रही हूँ। मैंने मना किया, करी नहीं मैं आ रही हूँ, कि निकल गई। इवन उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, और पासपोर्ट होना चाहिए या होना चाहिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड नेपाल जाने के लिए बाय एयर। तो उसका पासपोर्ट मिल नहीं रहा था। तो उसका दिल्ली में भी घर है, उत्तराखंड में भी है। उसको लगा दिल्ली वाले घर में है, लेकिन दिल्ली वाले घर की चाबी उत्तराखंड में थी। चाबी भूल गई, क्या सीन हुआ वो आई, उसने ताला तोड़वाया घर का। ताला तोड़वाने का ढूंढा, वहाँ पासपोर्ट नहीं मिला, और फिर वो उत्तराखंड में मिला, यहाँ से 350 किलोमीटर दूर। फिर रात रात उन्होंने वहाँ से कोई ड्राइवर भेजा अपना, फिर वो लेकर आया पासपोर्ट, फिर वो वहाँ पहुंची, तभी वो एक दिन लेट हो गई। फिर उसके बाद सारा मेरा फ़ोन वोन सारा उसने ही संभाला हुआ था। इवन जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा था, मतलब मैं नहीं वही कर रही थी, तो वो सारा उसने संभाला था। तो बॉन्डिंग फिर धीरे धीरे होता है ना, कि जैसे जो दुख में आपके साथ बंदा साथ होता है और आपके लिए बहुत करता है, और आप देखते हो, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ, सुख में साथ देने वाले बहुत मिलेंगे। सही बात। ठीक है, आपके पास बड़ी गाड़ी है, आप पैसे उड़ा रहे हो, तो आपके बहुत सारे नए दोस्त बनेंगे, आएंगे जाएंगे, उनको पता है कि हाँ ऐशो आराम वाली जिंदगी है। लेकिन जब दुख आता है ना, तो सब साइड हो जाता है, कि उनको पता है कि अब सेवा करनी पड़ेगी, अब ये भी करना पड़ेगा। हो सकता है हम नेपाल जाए, हमारी जेब से ही ना पैसे लग जाए, इसके पास पैसे हो ना हो अकाउंट में, पता चले हम जाए 1-2 लाख हमारे ही लग जाए। तो बहुत सारी थिंकिंग होती है जो इंसान की होती है। तो उससे परे हटके उसने मेरा साथ दिया उस टाइम पे, कि हर चीज जिस चीज की जरूरत है। फिर मैंने बीच में उसको बोला कि मैं जब ठीक हो गया, कि तब कोर्ट का मैटर रह गया था, कि कोर्ट का मैटर वहाँ से मेरे को डेट मिलेगी तब मैं इंडिया जा सकता हूँ। मैंने बोला कि तू चली जा, कह रही नहीं साथ ही जाऊंगी। तो मैं करीबन 28 दिन वहाँ पर था नेपाल में, जब मेरा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, तो पूरे 28 दिन वो साथ ही थी। क्योंकि बाकी सारे जो लड़के लोग थे, वो कोई कोर्ट के चक्कर में भाग रहा है, कोई पुलिस के चक्कर में भाग रहा है, कोई जज के चक्कर में, कोई कहाँ कोई कहाँ। फिर यही जितना मेरा खाना पीना हर चीज़ का ध्यान, इवन मेरी कंघी भी हो रही तो वही कर रही है, तो सारा ध्यान उसी ने रखा था। तो उससे धीरे धीरे बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हुई। अब बस वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कहाँ तक जाती है ये तो जाएगी तो वक्त बताएगा, ये जट प्रभजोत बताएगा। तो ऑडियंस को वैसे अब तक पता होगा ही शायद, बट हम बता भी देते हैं कि आपका और साहिबा का एक आपने सॉन्ग भी शूट किया रिसेंटली। हाँ बिल्कुल, अभी हमने एक सॉन्ग भी रिसेंट शूट किया है, और काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, सुनने में भी अच्छा है, और जो उसके अंदर स्टोरी लाइन है वो भी अच्छी है, तो लोगों को पसंद आएगा, डेफिनेटली पसंद आएगा, 100% पसंद आएगा। और जब एक केमिस्ट्री दोनों की नेचुरल है तो और पसंद आता है। एक होता है ना कि हम किसी आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई केमिस्ट्री वैसे है नहीं कि वो खाली काम के लिए होती है। एक्टिंग करना एक अलग चीज है, कि हाँ एक्टिंग में बंदा तेज है, लेकिन एक वो होता है ना कि पहले से ही जानते हैं, तो कुछ ना कुछ है, तो
वो और बढ़िया होता है, वो अलग ही निखर के आता है। हाँ वो लगे निखर के आता है। तो देखते हैं अब जब रिलीज होगा सॉन्ग तब पता लगेगा। आपके इतने सारे फैंस हैं, इतने लॉयल फैंस हैं, और हमेशा हम श्योर बहुत सारे स्वीट फैन एनकाउंटर्स होते होंगे, आपको गिफ्ट्स आती होगी, बट ऐसा कोई एक फैन एनकाउंटर है जो आपको बहुत क्रीपी लगा हो या आपको थोड़ा सा डर लग गया हो कि यार ये क्या कर रहा है? डर तो नहीं, हाँ मतलब डर भी कह सकते हैं, एक था बदतमीज था वो थोड़ा तो वो क्या करता था, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, जैसे मैं कश्मीर जाता हूँ तो हमारे वहाँ आमिर भाई हैं, उनका टूर एंड ट्रैवल का काम है, तो जाते हैं उनके साथ ही घूमते हैं। तो जाते जाते किसी को भी घूमना हो अलग लोकेशन, अब हर लोकेशन की हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो हम डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे देते हैं कि ये आमिर भाई का नंबर है, ये इनका नंबर है, किसी को भी कॉन्टैक्ट करना हो, यहाँ पर आ रहे हो, घूमना हो, कुछ चाहिए गाड़ी बाइक की, तो वो बंदा क्या करता था, वो फोन करता था उस नंबर पे, पहले बड़े प्यार से बात करता था कि हेलो प्रभजोत भाई से बात हो जाएगी, ये है वो है। तो उन्होंने बोला नहीं हमारे साथ थोड़ी होता है, आपको कुछ वैसे काम है तो बताइए। नहीं नहीं मेरे को उन्हीं से बात करनी है। 2-3 बारी फोन करेगा, आप रखोगे, ये चलता रहेगा सिलसिला। उसके बाद फिर जब सामने वाला बंदा भाई हमारे साथ नहीं है, फिर वो सीधा देता है गालियां माँ बहन की। अच्छा। हाँ, उसको नहीं मतलब सामने लड़का है, लड़की है, लेडी है, एजिड है, उसको कोई मतलब नहीं है कौन है सामने, सीधा गालियां कि तू समझता कि अपने आप को मैं उसका फैन बोल रहा हूँ, तेरे को भी आके मारूंगा, उसको भी मारूंगा। ये कभी कभी आपको लगता है कि फैंस फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? हाँ नहीं, फॉर ग्रांटेड कई बार होते हैं, वो इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि बात करने के लिए भाई कुछ भी कि बात करवा दो। इवन मैं कावासाकी में मैंने एक मीटअप किया था दिल्ली वाले, तो वहां पर उन्होंने वहां का नंबर निकलवा लिया रिसेप्शन का, वहां पर एक लड़की बैठती है तो उसको कॉल किया उन्होंने, वही सेम जैसे सबसे बात करते हैं, 2-3 बारी नंबर मांगा, नहीं है हमारे पास नंबर थोड़ी है, वो यहाँ पर है, मीटअप करके चले गए, हम जानते हैं, बाय फेस बात हो जाती है। उस लड़की को गालियां, तेरे को घर से उठवा लूंगा, तू समझती कि अपने आप को, तू मेरे को उनका नंबर नहीं देगी, तेरे को तो उठवाऊंगा, उसको भी उठवा लूंगा। तो फिर एक बारी मैं कावासाकी बैठा था, बाय चांस मेरे सामने उसका फोन आया, फिर मैंने उससे बात करी बड़े प्यार से, और मेरे 10th 11th का लड़का होगा, छोटा ही था, और वो ऐसा नहीं है और तुम ब्लॉक कर दोगे ना नंबर, उसके पास एक एप्लीकेशन है वो, हाँ वो कम से कम आपको 100 अलग नंबर से फोन कर सकता है। अच्छा। आप एक ब्लॉक करो, दूसरे से करेगा, दूसरा करो, तीसरे से आप परेशान हो जाओगे, फोन ऑफ करना पड़ जाएगा, इतना परेशान कर, इतना इरिटेट कर देता है। मैं कावासाकी बैठा था तो फोन आया उसका, मैंने बात करी, मतलब भाई प्रभजोत, पहले तो माना नहीं प्रभजोत कि प्रभजोत ही बोल रहा है, मैंने उसको भाई प्रभजोत ही बोल रहा हूँ, अपना पूरा डायलॉग बोल के बताया उसको कि भाई छोटो को हेलो, कह रहा हाँ हाँ भाई प्रभजोत ही, मतलब भाई ऐसे क्यों परेशान करते हो, घर बार है, तुम्हारे मम्मी पापा को ऐसे गाली दे, तुम्हें दे, ये है वो, बढ़िया तरीके से समझा। मतलब ऐसा लगा कि मैंने भाई किसी बंदे की लाइफ ही चेंज कर दी, कि मेरे को ऐसा हो रहा है कि भाई इसको ऐसा समझा दिया, अब किसी को परेशान नहीं करेगा। अगले दिन फिर मेरे को कावासाकी से फोन आता है कि भाई वो बंदा फिर फोन करके गालियां दे रहा है कि भाई मेरे को नंबर चाहिए उसका। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। एक बारी मेरे को एक बंदा मिला था, तो करमपुरा में जहाँ मैं रहता हूँ, मोती नगर, वहां पर तो बहुत सारे बंदों के पास मेरा नंबर है ही है, फोन नंबर। तो उस बंदे ने 50,000 रुपए का स्क्रीनशॉट दिखाया कि मैंने आपका नंबर दोनों खरीदे हैं। अच्छा। हाँ, कि ये रहा 50,000 का स्क्रीनशॉट, इस बंदे को दिए हैं, इस बंदे का भले ही आप नंबर ले लो जो मर्जी करो, और ये रहे आपके दोनों नंबर, मेरे दोनों फोन नंबर उसके फोन में थे, और एक कम से कम 6 महीने से उसके बाद मेरे दोनों नंबर थे। उसने मेरे को ये बोला आपको परेशान नहीं करना चाहता, बस मेरे को अपने फोन में आपके नंबर चाहिए थे, मेरे को संतुष्टि है, तो मैंने 50,000 के अपने नंबर खरीदे हैं। मतलब ऐसे ही बंदे होते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे भी मिलते हैं कहीं कि भाई दिल ऐसा हो जाता है कि भाई जुड़ जाता है, दिल ही जुड़ जाता है। और कहीं ऐसे भी मिलते हैं कि भाई यार ऐसे सब्सक्राइबर ना मिले, अगर दिन में 2-4 ऐसे मिल गए ना तो फिर मुझे लगता है मेजोरिटी अच्छे ही होते हैं, बट कुछ होते हैं जो मतलब 99.9% अच्छे ही होते हैं। वो 0.1% या 0.01% होते हैं कि वो थोड़ा इरिटेट करते हैं, कई जान के भी करते हैं कि आपको वैसे तो अटेंशन दे नहीं रहे, शायद नेगेटिव कुछ करे तो नेगेटिव कुछ करके। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। एक बारी मैंने देखा था, एक बंदा, मैंने फोटो डाली कोई इंस्टाग्राम पे, नीचे गालियां लिख रहा, साले तू बचेगा नहीं, ये वो फला, गंदी गंदी गालियां लिख रहा। मैंने उसकी प्रोफाइल खोली, उसके मैसेज खोले, किसको मैसेज डालता हूँ भाई, वहां लिखा हुआ आई एम योर बिग फैन भाई, मिल लो कभी, ये है वो है, पता नहीं क्या 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 क्या। फिर उसको मैंने मैसेज डाला, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने भाई ये क्या चक्कर है भाई, आप वही ध्यान नहीं दे रहे थे मेरी तरफ, सॉरी मेरे से गलती हो गई है। मैंने फिर ब्लॉक कर दिया उसको, क्योंकि ये तरीका सही थोड़ी है। सही बात है। तुम एक बंदे का ध्यान खींचने की तरह तुम सबका ध्यान खींच रहे हो कि कौन ऐसा है कि वो गालियां गलोच हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लोग आपको भी नेगेटिव समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उसको भी मैंने ब्लॉक कर दिया। YouTube के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए? ओके, देखो मैं सही बताऊं, मैंने तो ये कोशिश करी कि मैं कोई चेंज ना आने दूं, क्योंकि मेरी पहले वाली लाइफ इतनी बेहतरीन गई है ना। मतलब कई बंदे होते हैं ना कि वो कहते हैं कि मेरे को अपनी पहली वाली लाइफ से बहुत परेशान हूं, मेरे को वैसी लाइफ दोबारा नहीं चाहिए। मैं कहता हूं मेरे को दोबारा वैसे मिलेगी, मेरे को चाहिए, मेरी बहुत बढ़िया गई है। तो मैंने कोशिश करी चेंजेस कम ही करूं,
पहले भी हम छोटी गाड़ियों पे घूमते थे, आज बताया मैं आज ऑल्टो की डिलीवरी लेकर आया हूँ, तो मेरे को शौक है कि भाई एक वो गाड़ी छोटी होनी चाहिए, कहीं भी घुसा दो वैसे वाली। तो वो पुरानी वाली फीलिंग मेरे को वापसी चाहिए। हालांकि मैं अभी गुड़गांव शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन मेरे को है कि जहां मैं रहता था मैं दोबारा वहीं शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि वहां वाली जो फीलिंग है ना, वो वाइब है कि घर से बाहर निकल रहे तो 4 बंदे वहां पत्ते खेल रहे हैं, 5 दोस्त वहां खड़े हुए हैं, टेंशन नहीं, रात को 2 बजे भी निकल रहे हो आपको रोड पे भी घूमता हुआ दिख रहा है। गुड़गांव में आप रात को 10 बजे भी घर पे आ रहे हो, सुनसान, एक होमली वाइब। हाँ, एक होमली वाली वाइब वहां पर आती थी। तो चेंजेस वैसे भी बहुत आए हैं, फाइनेंशियली चेंजेस आए हैं कि जिन चीजों के मैं सपने देखता था, कि एक बारी मैं शॉप पे खड़ा था तो तब नया नई ये धूम पिक्चर आई थी, तो उसमें हायाबूसा वहीं से एकदम से उठी थी। तो मैंने पापा को बोला, पिक्चर को आया हुआ 1-1.5 साल हो गया होगा, तो मेरे को भी था सुपर बाइक। मैंने बोला पापा यार कभी हायाबूसा दिलाना, मतलब हमारे पापा ना मेरे ऐसे हैं जैसे दोस्त यार होते हैं ना, तो उन्होंने शुरुआत से मेरे को ऐसे रखा है। तो मैंने पापा यार मेरे को ना कभी हायाबूसा दिला देना। कह रहा हायाबूसा तो नहीं, घूसा जरूर दूंगा। तो उन्होंने पहले मेरे से पूछा कितने की, मतलब होगी 15 लाख रुपए की। कह रहे हायाबूसा तो नहीं, घूसा जरूर मिल जाएगा, वो खाना तो बता। तो वो सीन ऐसा हो गया था। उसके बाद फिर चेंजेस ये आया कि फाइनेंशियली मैंने हायाबूसा खरीदी, बाइक्स खरीदी। अभी मेरे पास 11 बाइक्स हैं। 11? हाँ, टोटल 11 बाइक्स हैं, और जिसमें वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक मेरे पास है। कौन सी है वो H2, जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। और वो है, और ऐसी बाइकें जो इंडिया में आती नहीं है, हमने इंपोर्ट कराई हुई है। और गाड़ी है हमारे पास, अभी खुद का घर खरीदा हमने गुड़गांव में। तो फाइनेंशियली काफी चेंजेस आए हैं, जो अच्छा भी है कि वो चेंजेस आने जरूरी है टाइम के साथ। अगर देखो पैसा आता है ना इंसान के पास, तो वो चेंजेस अपने आप ही आते हैं। और नेचुरल है, आने भी चाहिए। नेचुरल है, आने भी चाहिए, और पैसा अपने आप इंसान के अंदर चेंजेस लाता है। लेकिन ऐसे चेंज ना आ जाए जो नहीं चाहिए, इंसान बदल ना जाए बस। वो पैसा इंसान के सर पे ना चढ़ जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदे देखे, बहुत सारों से मिला हूँ कि वो शुरुआत में मेरे जैसे ही थे, आम आदमी होते जैसे, और भाई कैसा ये है वो है। तो मेरे पास, लेकिन तो उस टाइम पे पैसा नहीं था, उन्होंने कहीं से कमाया, काम किया। उसके बाद वो जब मिलते थे ना, कि जैसे गाड़ी से सामने से निकल गए, तो पहले निकल रहे हैं वहां से, रुक रहे हैं हमारे पास, उसके बाद निकल के देख भी नहीं रहे। उन्हें कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर प्रभजोत खड़ा है नहीं खड़ा, या कोई भी आम आदमी जो उनका पहले दोस्त था वो खड़ा नहीं खड़ा, वो पैसा उनके सर में चढ़ जाता है। वो ईगो बन जाता है कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं ही शहंशाह हूँ, मतलब मैं चाहे कुछ भी खरीद सकता हूँ। तुम स्टूडियो बैठे हो, कल ये स्टूडियो खरीद लूंगा। तो वो ऐसा उनके दिमाग पे हावी हो जाता है। वो हावी मत होने दो यार, वो जिस दिन हावी हो जाए ना, फिर तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया। पर मुझे ये चीज लगती है कि पैसा इंसान की असलियत दिखाता है, मतलब वो इंसान चेंज नहीं करता है बिल्कुल, बट जो इंसान पहले से, जो उसकी औकात होती है। हाँ, मतलब अगर कोई इंसान पहले जिसके पास पैसा नहीं था और उसके बाद पैसा आ गया, बट उसके अगर संस्कार अच्छे है, अगर उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, बिल्कुल, तो फिर भी वो वैसा सेम ही रहेगा। बिल्कुल सही और बात है। कोई लोग होते हैं जिनके पास पहले नहीं होते पैसे, और वो मजबूरी में लोगों से स्वीट होते हैं। हाँ। बाद में वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास चॉइस है। जब उनके पास पैसे आते हैं, वो स्वीट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, सामने वाले के पास है, और भाई कैसा है ये है। जैसे उनके पास पैसा आ गया, फिर वो कहते हैं और भाई नहीं, अबे तू कैसा है साले गरीब। एग्जैक्टली, मैं आपको इसका ऐसा उनकी एग्जांपल टोन में ऐसा फील होता है कि भाई वो हमें बता रहा है कि भाई तू गरीब है। सही बात है। उनकी तुम बात करोगे ना, बात मतलब चाहे नॉर्मली बात हो रही होगी, लेकिन उनकी टोन ऐसी होगी कि भाई तू गरीब है और मैं अमीर हूं, मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैं आज यहाँ खड़ा हूं, तू वहीं का वहीं है। तो कमिंग टू आवर फाइनल क्वेश्चन, आपका इतना एक लॉयल फैन बेस है और इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, तो उन फॉलोअर्स के लिए एक वन पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम जट प्रभजोत। देखो, एडवाइस यही है कि बुरा कभी किसी के साथ मत करो। ये मेरे फॉलोअर्स के लिए हैं, जो यूट्यूबर है भी, जो नहीं भी हैं, जो फैमिली है, जो घर पे बैठ के खाली वीडियो देखना पसंद करती है, अपना अपना काम धंधा कर रही है, सेट है। तो बुरा कभी किसी के साथ मत करो, और आज बुरा करोगे कल को वो आपके सामने आएगा ही आएगा। हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मेरे दिमाग में भी आती हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप करने से पहले ये सोचो कि यही चीज़ आपके साथ होगी, तो क्या आप उसको हैंडल कर पाओगे। बुरा नहीं करोगे, कभी यार गलती से हो जाता है, लेकिन जान के मत करो। गलती से हो गया, तुम्हें नई नॉलेज उस चीज़ के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाता है, भगवान से माफ़ी मांगो। लेकिन जान के करोगे तो वो चीज़ वापसी आएगी। और मैं कोशिश करता हूँ जान के कभी किसी के साथ बुरा ना करूँ। तभी इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, भगवान ने मुझे पैरों पे खड़ा करा। जहाँ से मैंने छोड़ा था यूट्यूब, मेरे को लगा था शायद पता नहीं कम बैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के वापसी आया, क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था कि हमने गलत किया ही नहीं तो हमारे साथ गलत क्यों होगा। गलत नहीं करोगे ना, दिमाग में चीज़ रहेगी कि आपने किया ही नहीं तो आपके साथ क्यों होगा, आप पॉजिटिव रहोगे। लेकिन आपने गलत किया होगा ना, आपके दिमाग में यार मैंने उसके साथ ऐसा किया था,
उसकी वजह से तो नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा, और आप नेगेटिव होते रहोगे। तो गलत मत करो और थोड़ा बहुत छोटा छोटे रिस्क लेते रहो लाइफ में, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं कि भाई हमने ये बिजनेस शुरू करा, वो डूब गया, ऐसा करा वैसा करा। देखो 100 चीजें करोगे ना, हो सकता है उसमें से 90 डूबे, हो सकता है 99 डूबे, लेकिन जो एक चीज सक्सेसफुल जाएगी ना, वो आपको इतना आगे ले जाएगी, वो 99 तो भूल जाओगे और आप 99 और अच्छी चीज करोगे, कोशिश करोगे। सही बात है। तो बस यही है आज का ज्ञान, जट प्रभजोत के द्वारा अपना लेना। So thank you everybody for watching this episode. Thank you so much भाई for coming here. thank you, आपने thank हमारे you. एपिसोड में आके 4 चांद लगा दिए। अरे थैंक यू, बहुत ही मजा आया and looking forward to seeing you again on an episode sometime in the future. And have a great evening guys. Thank you so much. Bye bye. बाय बाय।